नो सर, इन नो बेसिक सर। चीजों में सभी को ये वाली चीजें क्लियर है? यस सर। राइट। तो अब हम ये देखते हैं कि एक्चुअली होता क्या है कि ये सारी चीजें हुई भाई, किसी की वेलोसिटी चेंज हुई, तो वेलोसिटी चेंज की किसने? अब एक्चुअली क्वेश्चन ये आता है। तो अगर हम बात करते हैं तो थोड़ा सा मैं जूम करके आपको एनसीईआरटी में से ही थोड़ा सा दिखाता हूँ। तो अभी तक हमने क्या किया, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया कि प्रीवियस चैप्टर हमने क्या क्या पढ़ा कि हम पोजीशन के बारे में पढ़ लिया, वेलोसिटी एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ लिया, यूनिफॉर्म मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में पढ़ लिया। लेकिन हमने ये नहीं देखा कि कॉज क्या है, ये मोशन कर कौन रहा है, किसकी वजह से हो रहे हैं। तो हमने क्या कहा, व्हाई डज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एक्चुअली चेंज, या फिर डू ऑल मोशंस रिक्वायर, क्या सभी मोशंस के लिए कॉज होता है या कुछ ऐसे मोशंस होते हैं जिनमें कॉज नहीं होता। तो इन सभी के आंसर्स हम इस चैप्टर्स में पढ़ेंगे। क्या सभी को यहाँ तक चीजें समझ में आई है? यस 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 सर। अब अब होता क्या है कि एक्चुअली ये सारी चीजें, ये सारी चीजें जो होती हैं ये सब होती हैं फोर्स की वजह से। हम आगे जब पढ़ते हैं तो हमें पता लगा कि जितनी भी चीजें होती हैं ये सब फोर्स की वजह से। फोर्स की वजह से ही आपकी वेलोसिटी चेंज होगी, फोर्स की वजह से ही आपकी स्पीड चेंज होगी, एक्सेलरेशन भी जो होती है वो फोर्स की वजह से होती है। क्या यहाँ तक सभी को क्लियर है? यस सर। अब एक्चुअली में था क्या बेटा, इनके ऊपर सोचा बहुत पहले से गया, मतलब बहुत साल पहले से इनके ऊपर सोचा जा रहा था। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ एक, तो हमने क्या किया, हमने एक बॉल ली, एक हमने एक से फॉर एग्जांपल एक बॉल ली और मैंने इसको रोल करवाया, रोल करवा के मैंने क्या देखा, ये एक गाड़ी ले ली, कुछ भी आप लगा सकते हैं। तो हमने इसको आगे बढ़ाया, आगे बढ़ाया तो हमने क्या देखा कि कुछ दूर जाके ये गाड़ी रुक जाती है। क्या सभी को ये चीज क्लियर है? हमने यस स्पीड सर। दी, गाड़ी रुक गई। तो हमने क्या अब फॉर एग्जांपल जो पुराने साइंटिस्ट अगर हम कहें या फिलोसोफर कहें, उन्होंने क्या कहा कि एक्चुअली ना गाड़ी थक जाती है, इस वजह से रुक जाती है। अब और क्या चीज देखी गई, पहली चीज तो यही देखी गई कि मान लो अगर ये 20 मीटर पर सेकंड पे, और ये साइकिल है, कार है, कुछ भी लगा लो, और मैंने धक्का मारा इसको और मैंने फिर इंजन बंद कर दिया। आसान भाषा में अगर मैंने इंजन चलाया, 20 मीटर पर सेकंड से चल रही थी और मैंने इंजन बंद कर दिया, तो हम क्या देखते हैं कि थोड़ी दूर जाके ये रुक जाती है। क्या सभी को ये वाली चीज समझ में आती यस है? सर, क्लियर। यस सर। अब इसका मतलब क्या है, अब मैंने क्या सोचा, अच्छा भाई इसका मतलब जब मैं कोई फोर्स नहीं लगा रहा हूँगा तो ये रुक जाएगी। इसका मतलब मुझे अगर 20 मीटर पर सेकंड पे ही अगर गाड़ी चलानी है तो मुझे रेगुलर एक इंजन को चालू रखना पड़ेगा, या आसान भाषा में मुझे रेगुलर एक फोर्स लगानी पड़ेगी जिसकी वजह से इसकी वेलोसिटी जो है 20 रहे। 20 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी मेंटेन करने के लिए मुझे एक फोर्स रेगुलर लगाना पड़ेगा। क्या ये चीज सबको क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। तो यस इससे तो हेंस में मतलब इस ये जनरल जो चीज है, इससे मुझे क्या समझ में आया कि जो फोर्स होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के साथ। क्या ये चीज सबको क्लियर है? यस क्योंकि सर। कांस्टेंट अगर वेलोसिटी मुझे मेंटेन करनी है तो मुझे फोर्स के साथ रिलेशन रखना पड़ेगा, तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, ऐसा लगता है हमें। और यही चीज जो साइंटिस्ट थे वो करीबन 400 करीबन 100 से 200 साल तक सोचते रहे, या आसान भाषा में कहूं तो 1500 साल तक सोचते रहे। क्या सभी को यहां तक समझ में आया है? यस सर। नाउ अब होता क्या है, अब धीरे धीरे जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ी तो एक साइंटिस्ट आए, गैलीलियो। गैलीलियो ने क्या कहा, मैं आपको यस सर, गैलीलियो गैलीली। या गैलीलियो गैलीली गैलीलियो ने क्या कहा, उसने ये एक्सपेरिमेंट करा जो अभी आप लोगों के आगे है, ध्यान से देखिएगा। तो उसने ये एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट में क्या था, उसने बॉल को छोड़ा, बॉल को जब छोड़ा तो बॉल गई नीचे की तरफ, और हमने देखा कि इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 थी, लेकिन जब वो यहाँ पे नीचे पहुंची तो इसकी वेलोसिटी है कुछ जो कि बढ़ रही है, जैसे जैसे नीचे जा रही है बॉडी, इसकी वेलोसिटी जो है वो बढ़ रही है। क्या सभी को ये वाली चीज क्लियर है? यस सर। यस सर। वेलोसिटी बढ़ रही है मतलब? वेलोसिटी बढ़ रही है ना बेटा, किसी चीज को नीचे धकेलो, कभी कोई स्लांट, कभी स्लाइडर से स्लाइड किया है कभी आपने? हाँ सर, तेजी से जाते हैं। तो तेजी से स्पीड बढ़ती है ना। यस सर। इसको यही चीज बता रहा हूँ, ठीक है। अब हमने क्या किया, अच्छा भाई हमने देखा कि वेलोसिटी बढ़ रही है। इसके बाद मैंने क्या किया, इसको जब मैंने इसको एक और स्लाइडर पे रखा, मतलब यही चीज यहाँ पे, ये बॉल यहाँ पहुंची, यहाँ से यहाँ गई, यहाँ से ये ऊपर चढ़ गई, तो मैंने देखा जैसे ये ऊपर जाती है तो इसकी वेलोसिटी कम हो जाती है। क्या ये दो चीजें सबको समझ में आई हैं? यस यस सर, सर। समझ आए। इसमें किसी को भी डाउट दोनों में? नो सर। सर नो। मतलब ओके। ग्रेविटी एक्ट कर रही है फोर्स पे।
क्या बेटा? सर इसका मतलब जितना ज्यादा ग्रेविटी उस पे एक्ट करेगी उतनी उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी। कम हो और- जाएगी, या फिर अभी ग्रेविटी की बात नहीं है, अभी बस इसको ऐसा समझो कि ये जब नीचे आ रही है तो इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, और ये जब ऊपर जा रही है तो इसकी वेलोसिटी कम हो रही है। अभी आसान भाषा में इसको ऐसा समझो अभी के लिए। हाईवे की तरह से हम कार को हाईवे ठीक। पे लेके आते हैं। क्या बेटा? हाईवे की तरह जैसे हम कार को ऊपर लेके नीचे की तरफ जाते हैं तो वेलोसिटी बढ़ती है। हाँ बेटा, कुछ कुछ वैसे ही, कुछ कुछ वैसे ही, लेकिन वो तो आपकी पूरे अंडर कंट्रोल में ही रहती है जनरली। लेकिन हाँ, मतलब वैसे ही साइकिल से आप ज्यादा अच्छी तरह लगा सकते हैं कि आप बिल्कुल कुछ ना करें, तो जब आप ऊपर से नीचे जाएंगे, अगर किसी पुल से नीचे उतर रहे हैं, तो आप ना चलाएं, कुछ भी फोर्स ना लगाएं, तो स्पीड बढ़ती चली जाती है। राइट? सभी को यहाँ पे Yes, sir. क्लियर है? ओके, नाउ अब साइंटिस्ट ने किया क्या, उसने ये जो स्लोप था जो हमारा राइट, जो उसने ये जो स्लोप था, ये जो मैंने भी रेड लाइन से बनाया है, इसने इस स्लोप को चेंज करना शुरू किया, और नीचे देखो चेंज है जो हमारी नीचे वाली लाइन है। तो उसने क्या देखा, उसने फ्रिक्शन, कोशिश करी कि फ्रिक्शन बहुत कम रहे, और फ्रिक्शन बहुत कम रहे तो उसने क्या देखा कि वो जितना स्लांट कर रहा है, ध्यान से देखो, अगर जब हम पोजीशन देखते हैं फर्स्ट वाली, ये 1, इसको 2 और इसको 3, क्या आप देख पा रहे हैं कि 1 के अंदर उसने ज्यादा डिस्टेंस चला है, यस सर, 2 में थोड़ा और ज्यादा चला है, 3 में और ज्यादा चला है? यस क्या सर, सबको 3 दिख में रहा है? और ज्यादा। तो सबसे ज्यादा डिस्टेंस जो चला वो 3 में, फिर 2 में, 3 फिर में। 1 में। क्या सभी को ये चीज क्लियर है? Yes, sir. यस सर, नाउ अब क्लियर है। इससे उसने क्या बनाया, उसने सोचा क्या कि इसका मतलब क्या है कि ये जो सारी बॉल्स हैं जब ये चल रही हैं, तो एक्चुअली ये सेम हाइट अचीव करना चाह रही हैं जो जहां जिस हाइट से बॉल को छोड़ा गया था। क्योंकि बॉल नीचे गई तो ऊपर कहां तक गई, तो वो उसी हाइट तक जाएगी जिस हाइट से वो छोड़ी गई है। थोड़ी बहुत लॉसेस Yes, होंगे sir. ऑब्वियसली, जो कि फ्रिक्शन की वजह से होगा, लेकिन जनरली बॉल क्या चाहती है, फ्रिक्शन, एयर रेजिस्टेंट। जो भी है, जितनी भी फ्रिक्शंस होते हैं वो सब उसी में आ जाते हैं। तो वो बॉल क्या चाहती है, अपनी उसी हाइट को अचीव करना। जैसे मैंने एरिया, मतलब ये देखिए स्लांट बढ़ा दिया, लेकिन बॉल अभी भी चाह रही है कि वो उसी हाइट को अचीव करे। सिमिलरली जब और थोड़ी मैंने स्लांट कर दिया, एंगल और कम कर दिया, तो वो अभी भी उस हाइट को अचीव करना चाहती है। इसका मतलब अगर मैं बॉल को फ्लैट सरफेस पे छोड़ूं तो क्या वो हमेशा चलती रहेगी, और वो तब तक चलती रहेगी Yes, जब तक sir. ये हाइट अचीव नहीं हो जाती? क्या सबको ये चीज समझ में आता है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस सर, ये वाली चीज नहीं आई? एक बच्चे ने सर मना जो किया। फ्लैट सरफेस पे सर उसमें हाइट क्या होगी फिर? तो बेटा वो ये- नहीं होगी ना, इसीलिए तो वो हमेशा चलती रहेगी, क्योंकि उसे वही हाइट, उसे तो हाइट पहुंचाना है ना, उसे तो अपनी ये वाली हाइट मेंटेन करनी है। सर यहाँ फिर हम अगर सर बॉल हमेशा चलती कैसे रहेगी? हाँ, मैं वही बता रहा हूँ, अगर मान ले यहाँ पे फ्रिक्शन ना हो, आसान भाषा में, अगर यहाँ पे फ्रिक्शन ना हो तो क्या ये हमेशा चलता रहेगा? Yes, sir. Yes, sir. ये चीज समझ में आती है बेटा? यस सर, चलता Yes, रहे। sir. फिर ऐसी आइडियल सिचुएशन गैलीलियो ने बनाई कैसे होगी? बेटा उसने सोचा था इस बारे में, उसने कोशिश करी थी। देखो यहाँ पे जब हमने ऊपर वाली हाइट ली थी, तो देखो थोड़ी नीचे है ये, तो उसने कोशिश करा जितना फ्लैट हो सकता है वो रखे। तो जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो इस तरह से आइडिया आने चाहिए। अब गैलीलियो Yes, sir. थोड़े अलग थे, तो उन्हें थोड़े आइडिया आ जाते थे, ठीक है ना? Yes, sir. क्या सभी को यहाँ तक समझ में आया है? यस Yes, सर, Yes, sir. sir. तो इस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने क्या कहा कि अगर एक बॉल को मैं एक हाइट से छोड़ता हूं तो वो अपनी वेलोसिटी मेंटेन रखेगी जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स ना आ जाए उसे रोकने के लिए। अब उसने क्या देखा, जब वो कोई नॉर्मल बॉल को छोड़ता है तो उसने देखा बॉल तो रुक जाती है। तो उसने कहा अच्छा, इसका मतलब इस पे कोई ना कोई फोर्स लग रही होगी, और उस फोर्स को हम जो आजकल हम कहते हैं फ्रिक्शन होता है। क्या सबको ये वाली चीज क्लियर है या नहीं? सर क्लियर है। सर तो मतलब इधर से टर्म आई ना सर कि जब वो फोर्स। 2 पे सर जब वो 2 पे जा रहे हैं और जब वो 3 पे जा रहे हैं तो उसको कंपैरेटिवली कम फोर्स उस पे लग रहा है ना, उसकी वेलोसिटी कम, मतलब जल्दी जल्दी तो डिक्रीज नहीं हो रही ना उसकी वेलोसिटी, धीरे धीरे उसकी- डिक्रीज हो रही है। हाँ, धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है, धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है, राइट। ओके सर। सर तो इधर मतलब से टर्म आई है लेकिन ना। आसान भाषा में इसमें टाइम, बेटा इसमें टाइम से रिलेशन नहीं है। इसमें बात ये है कि वो हाइट वो अचीव करना चाह रहा है जहां से वो बॉल छूटी है। एक्चुअली ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वेलोसिटी देखो जब नीचे जा रहे हैं, इसको आसान भाषा में एक तरीके से और समझ सकते हो, ध्यान से सुनना, कि जब नीचे जाते हैं तो वेलोसिटी बढ़ रही है, जब ऊपर जाते हैं तो वेलोसिटी कम हो रही है। इसका मतलब जब अगर फ्लैट सरफेस पे होंगे तो क्या वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, इसका मतलब है। Constant. क्या इस तरीके से भी देख सकते हैं? Yes, sir. क्या ये चीज समझ में आती है? सर फ्लैट सरफेस पे वेलोसिटी कांस्टेंट।
सर उसमें तो फ्रिक्शनल फोर्स होता है, उसकी वेलोसिटी हाँ तो बेटा फ्रिक्शन ना हो तो मैं वही तो बता रहा हूँ, यहाँ पे हम फ्रिक्शन नहीं ले रहे ना। ओके सर इधर सर। से ये टर्म आई है क्या कि एन ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज इन रेस्ट इन मोशन व्हेन रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन, या हाँ बेटा यही आई है। हाँ बेटा, हाँ सर इनर्शिया। एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट अप्लाइड ऑन इट। हाँ बेटा अभी उसी पे आ रहे हैं अभी हम, लेकिन हाँ वहीं से आई है, वहीं से आई है। वैक्यूम में भी कर सकते हैं ना हम ये वैक्यूम में, हाँ बेटा ये तो वैक्यूम में सबसे अच्छा होता है एक्सपेरिमेंट ये वाला। क्या अभी तक सभी को यहाँ तक समझ में आया है? यस यस सर। यस सर एलन मस्क की जो सर ट्रेन है वो भी इसी बेस पे काम करती है ना शायद। कौन सी बेटा? सर जो लूप बनाया है सर एलन मस्क ने वैक्यूम में ट्रेन चलाने का, हाँ वो बेटा भी कुछ कुछ उसी से उसे फ्रिक्शन बहुत कम रहता है, तो हाँ कुछ कुछ उसी से, लेकिन वहां पे और भी चीजें रहती है, लेकिन हाँ कुछ कुछ वही है क्योंकि बीच में एयर फ्रिक्शन आ जाता है तो उसी से ही है कुछ कुछ। ठीक है। Yes, अच्छा sir. तो अब इससे मुझे क्या समझ में आया, ध्यान से सुनिएगा। तो आसान भाषा में क्या है कि अभी तक इससे मतलब जब तक न्यूटन या गैलीलियो, हम कहें आसान भाषा में कहें क्योंकि गैलीलियो ने इस बारे में सोचा था, गैलीलियो से पहले हम सब ये सोचते थे कि कांस्टेंट मोशन मतलब एक्चुअली में एक ही टाइप, मतलब एक होता है स्टेट ऑफ मोशन, स्टेट बॉडी की स्टेट होती है, एक होता है स्टेट ऑफ रेस्ट और एक होता है यूनिफॉर्म मोशन। इसका मतलब क्या है कि इससे पहले तक तो यही सोचा जाता था कि जब तक हम फोर्स लगाएंगे, जब हम फोर्स लगाएंगे तो बॉडी को रेस्ट से मोशन में ला सकते हैं या मोशन से रेस्ट में ला सकते हैं, ये पहले सोचा जाता था। लेकिन इसका आसान मतलब है कि जब जब भी मुझे रेस्ट चेंज करना पड़ेगा तो मुझे फोर्स लगानी पड़ेगी। लेकिन और इसको दूसरे तरीके से देखें कि अगर कोई बॉडी रखी हुई है तो जब तक मैं फोर्स नहीं लगाऊंगा ये बॉडी यहीं रहेगी चाहे कितने भी साल हो जाएं। क्या ये वाली चीज सबको समझ में आती है? Yes, sir. नाउ स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है कि एक बॉडी हमेशा कांस्टेंट वेलोसिटी से चलती रहेगी, कांस्टेंट वेलोसिटी से चलती रहेगी जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर ना लगे। The like in space, asteroids do this. या लाइक इन स्पेस जो एस्ट्रॉइड्स होते हैं वो कुछ हमारी तरफ आकर्षित होते हैं ड्यू टू अर्थ ग्रेविटेशन, अगर वो ना लगे तो वो सीधे सीधे निकल जाएंगे। क्या सभी को ये वाली चीज क्लियर है? ये वाली चीजें Yes, sir. यस सर। ओके। तो अब यहां से ना न्यूटन ने अपना पहला लॉ दिया। पहला लॉ क्या दिया? उसने क्या कहा कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो या तो रेस्ट पे रहेगा या फिर यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा। एक ऑब्जेक्ट, आई एम अगेन रिपीटिंग इट, या तो रेस्ट पे रहेगा या फिर यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा। कब तक? जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर अप्लाई ना करी जाए। क्या सभी को ये वाली चीज क्लियर है? सर न्यूटन ने दिया Yes, ना sir. Clear. क्या बेटा? सॉरी सर पहले गैलीलियो ने दिया था ना। नहीं, गैलीलियो पहले ने बेटा गैलीलियो ने- नहीं, गैलीलियो ने ये एक्सपेरिमेंट सोचा था, उसने इसके बारे में सोचा, न्यूटन ने इसके बारे में थोड़ा और गहराई से सोच के इसको लॉ बना दिया। सर गैलीलियो सर जो आगे है सर एक पैनल दे रखा है सर गैलीलियो का सर, उसमें बताया इन्होंने 3 लॉ पहले दिए थे पर एक्सपेरिमेंट जो प्रूव किया है वो न्यूटन ने किया है। न्यूटन ने किया, हाँ मैं भी वही कह रहा हूँ कि एक्चुअली इन्होंने बता दिया था, उसने आराम से गहराई से सोचा, प्लस इसके ऊपर इसने भी एक्चुअली एक्सपेरिमेंट तो इन्होंने भी किया था, एक एक्सपेरिमेंट गैलीलियो ने भी किया था, लेकिन उन्होंने सिर्फ इस वाले स्टेट पे किया था। पहले उसने- गैलीलियो ने सोचा था। हाँ पहले सर, गैलीलियो ने गैलीलियो सोचा था, कई गैलीलियो के terms में थे। एक्सपेरिमेंट, हाँ गैलीलियो के एक्सपेरिमेंट के बाद न्यूटन ने सोचा था, और न्यूटन का एक्चुअली थोड़ी चलती ज्यादा थी इसलिए ज्यादा नाम न्यूटन का इस वजह से हुआ। इसको Yes, ऐसी इस sir. तरह से भी लगा सकते हो। न्यूटन का क्वेश्चन भी तो पहले गैलीलियो ने ही बनाए थे, उसके बाद उसे न्यूटन ने बनाए थे। क्या बेटा, क्या बोला अभी आपने? सर इक्वेशंस ऑफ मोशन जो थे हम लोग कहते हैं न्यूटन ने बनाए थे, लेकिन वो असलियत में तो गैलीलियो ने ही बनाए थे ना। बेटा इक्वेशन ऑफ मोशन का आई एम नॉट श्योर अबाउट, नहीं लेकिन नहीं बेटा, इक्वेशन ऑफ मोशन सारी उसी ने बनाई है। इक्वेशन ऑफ मोशन तो बेटा न्यूटन ने ही बनाया। मैं सिर्फ फर्स्ट लॉ की बात कर रहा हूँ जिसमें हेल्प करी है गैलीलियो ने, और चीजों में नहीं करी। यस सर। ठीक है, ओके। नाउ इसके बाद अब एक्चुअली में क्या होता है, जो भी ये पूरी मैकेनिक्स होती है, अब आसान भाषा में बताऊं तो जब हम ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, पहले तो ये फर्स्ट लॉ समझ लेते हैं, उसके बाद मैं वाली थोड़ी एक्स्ट्रा ज्ञान दूंगा। तो आसान भाषा में क्या था कि एक बॉडी की स्टेट
ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन तब तक चेंज नहीं होगा जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर एक्ट नहीं करेगी। एक्सटर्नल हाँ बेटा। अनबैलेंस्ड डोम से निकल गया सर, डोम मेरे में सॉरी सर, डोम की में कनेक्शन चला गया था। डोम ओके बेटा, शांति से सुना करो, कोई बात नहीं, अगर ऐसा कभी चला जाए तो एक बार शांति से सुना करो, नहीं समझ में आता तो बताया करो, ठीक है। तो अब हम क्या कह सकते हैं, ध्यान से देखना, इसके अंदर होगा, नहीं तो मैं आपको डेफिनेशन में आपको लिखवा देता हूँ, इसमें आप सभी लिख ले। तो फर्स्ट लॉ की जो अगर बेसिक हम डेफिनेशन बोले, स्टार्टिंग की थोड़ी डेफिनेशन द लॉ ऑफ इनर्शिया। नहीं बेटा, अभी बेसिक डेफिनेशन, लॉ ऑफ इनर्शिया पे आऊंगा मैं। तो बेसिक डेफिनेशन क्या होगी, इफ नो फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉडी, इफ नो फोर्स। सर स्टार्टिंग की कुछ डेफिनेशन नहीं लिखनी? अभी बेटा कुछ नहीं लिखना, जो लिखना होगा मैं बता दूंगा। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ, इसमें ज्यादा जो है नहीं, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं बस मैं वो लिखवाऊंगा आपको, ठीक है ना, ताकि चैप्टर्स के एक्चुअली ज्यादा हम न्यूमेरिकल सॉल्व करें। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ, ये सर डेफिनेशन है। हाँ बेटा, कुछ ये एक रिलेशन, मतलब एक का स्टेटमेंट है जो हम दे सकते हैं न्यूटन के फर्स्ट लॉ के लिए। तो इफ नो फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी, if no force acts on a body, comma, the body's velocity cannot change, या इसका मतलब क्या है, that is the body cannot accelerate, that is the body cannot accelerate। क्या यहां तक सबको समझ में आया है? लिख लें सभी पहले इसको। यस सर। यस सर। सभी एक बार इसको लिख लें। सर आपने अभी तक क्या पढ़ाया है? बेटा मैं बस अभी न्यूटन का फर्स्ट लॉ बता रहा हूँ। ओके सर। सर इसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं ना? हाँ बेटा, इसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। क्या सभी को वाली चीज समझ में आ गई है? यस सर। आप अपने लेवल पे, एक तो ये लेवल हो गया, या अगर ये चीज समझ में आती है तो ठीक है, लिख लिया ना सभी ने, मैं आगे बढ़ूं? यस सर। यस सर। ध्यान से देखिएगा, या फिर आप अपने लेवल पे जो आपकी डेफिनेशन है वो आप ये भी लिख सकते हो, क्या कि बॉडी रिमेन्स इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन in a straight line unless compelled to change the state by an applied force। या फिर इसके अंदर थोड़ी डिफिकल्ट वर्ड्स हो रहे हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, an object remains in a state of rest or uniform motion in a straight line unless acted upon, unless an external force, an external unbalanced force, force acts upon it। क्या सभी को वाली चीज क्लियर है? यस सर। यस सर। ओके, अब यहाँ पे मैंने एक्चुअली एक वर्ड यूज कर लिया, अनबैलेंस्ड फोर्स। तो पहले मैं एक बार सभी के लिए, मुझे पता है कुछ बच्चों को पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता वो आराम से सुनेंगे, और जिनको पता है वो भी आराम से सुनेंगे। ध्यान से देखिएगा। तो दो टाइप की फोर्सेस होती हैं, एक होता है बैलेंस्ड फोर्स, एक होता है अनबैलेंस्ड फोर्स। तो एक होता है हमारा बैलेंस्ड फोर्स, और एक होता है हमारा अनबैलेंस्ड फोर्स। अब बैलेंस्ड फोर्स क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। बैलेंस्ड फोर्स में क्या होता है कि अगर हम कहें हमारे पास एक ब्लॉक है, ये ब्लॉक जमीन पे इस तरह से रखा हुआ है, एक फोर्स लगाई हमने 10 न्यूटन की इस साइड से और 10 न्यूटन की इस साइड से, तो आप देखेंगे कि ये ब्लॉक कहीं नहीं जाएगा। क्या सबको ये वाली चीज समझ में आती है? ये ब्लॉक कहीं जाएगा नहीं, यहीं पे रहेगा। यस सर। तो ऐसी चीजों को हम कहते हैं बैलेंस्ड फोर्स, जहां पे हमारा जो टोटल फोर्स होता है वो 0 होता है। अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होती है, कि अगर मैंने 10 न्यूटन और 10 न्यूटन दोनों के दोनों एक ही डायरेक्शन में लगा दिए,
then it is known as unbalanced force. क्या ये सबको समझ में आता है? यस Yes, सर। sir. और सर Sir. मोशन सिर्फ अनबैलेंस फोर्स में ही हो सकता है ना? मोशन नहीं बेटा, यूनिफॉर्म मोशन अभी हमने देख लिया ना, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है तो भी वो हो सकता है अनबैलेंस फोर्स की वजह से, बैलेंस फोर्स की वजह से। अनबैलेंस फोर्स की तरह ही तो होगा। बैलेंस फोर्स की, हाँ बेटा, वो भी मतलब अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है तो भी उस पे बैलेंस फोर्स लग रही है, तो अनबैलेंस फोर्स नहीं लग रही, ऐसा नहीं कहते, ठीक है? सर एक बार लेफ्ट में कर दीजिए थोड़ा सा, जहाँ आपने हाँ वो बेटा, हाँ बेटा। फिर बैलेंस फोर्स मूवमेंट कराता है, वो तो सिर्फ शेप चेंज नहीं कराता बेटा, है ना? हाँ बेटा, बैलेंस फोर्स शेप चेंज करता है। सर थोड़ा सा Yes, sir. सर डन। अभी बेटा वो एक बच्चा कर रहा है। सर हो गया। ओके, नाउ अब क्या होता है बेटा, अब बॉडी हमने क्या देखा, बॉडी इसका मतलब क्या है, ध्यान से सुनना। अब एक चीज, अब ये डेफिनेशन जो आई, इससे हमने एक और चीज समझी। वो समझी क्या? तो उसमें हमने क्या देखा कि भाई एक बॉडी है, वो या तो वो रेस्ट पे ही रहेगी या फिर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी पे रहेगी। कब तक? जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पे एक्ट नहीं होता। इसका मतलब वो मतलब अपने जो स्टेट है उसको चेंज नहीं करना चाहती। क्या सबको ये वाली चीज समझ में आती है? तभी मुझे एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ रहा है। Yes. एक बार दोबारा बता दीजिए। हाँ बेटा, देखो अभी हमने क्या समझा कि एक दो स्टेट होती हैं, एक होती है रेस्ट और एक होती है यूनिफॉर्म वेलोसिटी की या यूनिफॉर्म मोशन की। दो टाइप की स्टेट्स होती हैं, एक होती है रेस्ट की स्टेट और एक होती है यूनिफॉर्म मोशन की स्टेट। अब दोनों कब चेंज होती है? जब मैं एक एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट करता हूं, एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट करता हूं, देन these states changes। तो इसका मतलब देखो, जब उसकी पोजीशन, एक बॉडी रेस्ट पे, मैंने फोर्स लगाया, अनबैलेंस फोर्स लगाया, चलने लग गया। एक बॉडी चल रही थी, मैंने फोर्स लगाया, रुक गया, या मैंने फोर्स लगाया, उसने डायरेक्शन चेंज कर ली। क्योंकि जब तो इसका मतलब क्या है कि एक एक्सटर्नल अनबैलेंस जो फोर्स होगी जब हम लगाएंगे तो वो स्टेट चेंज कर देती है। इसका मतलब क्या है कि बॉडी चाहती है कि वो अपनी स्टेट ही मेंटेन करे जिस स्टेट में वो है। क्या ये वाली चीज सबको समझ में आती है? Yes, sir. अब Yes, जिस sir. स्टेट में, अब बॉडी जिस स्टेट में है वो उसमें रहना चाहती है। इस प्रॉपर्टी को हमने बोला इनर्शिया। क्या सभी को ये वाली चीज समझ में आती है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस सर। तो प्रॉपर्टी क्या हुई मटेरियल की कि भाई वो अपनी स्टेट चेंज नहीं करना चाहती। जब कोई बॉडी अपनी स्टेट चेंज नहीं करना चाहेगी तो उस चीज को हम बोलते हैं इनर्शिया। इसको देखो, अगर मैं आपके लैंग्वेज में देखूं, यहाँ पे द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो नोन एज, इट इज द टेंडेंसी of an undisturbed object to stay at rest and or to keep moving with uniform velocity is called inertia. Or all object resist a change in their state of motion. That's important. All object resist a change in their state of motion. और state of motion अभी हमने define किया, दो टाइप के होते हैं, रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। क्या सभी को ये चीज समझ में आती है? Yes, sir. यस सर। So Yes, sir. the tendency of the undisturbed objects to stay at rest or to keep moving with this uniform velocity is called inertia. और इसीलिए हम जो फर्स्ट लॉ को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। क्या सभी को Yes, यहाँ sir. तक समझ में आता है? सर क्लियर है। Yes, sir. सर एक मिनट नोट करो। अब मैं आगे बढ़ूं। सर ये जो आपने एक्सटर्नल लॉ वाली फोर्स वाली प्रॉपर्टी लिखी है, इसको लिखना है? अब बेटा इसको, अगर आपके पास अभी एनसीईआरटी बुक है तो आप मार्क कर लीजिए, नहीं तो आप लिख लें। कॉपी में वैसे लिख लें, ज्यादा सही रहेगा। तो सर ये एक वाली बार चीज लिखेगा, सर द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये अनडिस्टर्ब मत लिखना चाहिए। द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मैं लिखवा देता हूं, लिख लें। द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू स्टे एट रेस्ट और
to keep moving in uniform velocity, the tendency of an object to stay at rest, or to keep moving, with the same velocity is called inertia. Is called inertia. Is called inertia. सर एक बार राइट पे भी स्क्रॉल कर दीजिए। हाँ बेटा। यस सर, एक बार साइड में। ये यही बताने के लिए कि दो टाइप की स्टेट होती है, एक रेस्ट होता है, एक यूनिफॉर्म मोशन होता है, जब ये पीछे हमने देखा, और एक एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स चाहिए होती है टू चेंज दिस स्टेट। सर अनबैलेंस फोर्स को तो ऐसे डिफाइन करेंगे व्हेन द रिजल्टेंट ऑफ फोर्स इज नॉट जीरो, एफ नेट इज नॉट इक्वल टू जीरो, एफ नेट नॉट इक्वल टू जीरो, ये डिफाइन करेंगे। सर रिजल्टेंट फोर्स नहीं कह सकते? वो बेटा रिजल्टेंट ही होता है इसका मतलब। सर हो इसका गया। मतलब रिजल्टेंट ही होता है। क्या सभी का हो गया यहाँ तक? यस यस सर। सर। यस सर। अब इससे हम बहुत एफ नॉट इक्वल टू जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो, एफ नेट इक्वल नॉट इक्वल टू जीरो, अनबैलेंस्ड फोर्स लिखा है ये मैंने। अनबैलेंस्ड फोर्स जब होता है तो हम उसको ऐसे लिखते हैं। जब Okay, sir. बैलेंस्ड फोर्स होता है तो हम लिखते हैं एफ नेट इक्वल टू जीरो। ये जैसे ये वाला केस, जैसे ये वाला केस था, तो इसमें हम लिखते हैं एफ नेट इज इक्वल टू जीरो, दिस इज एफ, या इसको ऐसे लिख लो, एफ नेट इज इक्वल टू जीरो, जबकि अनबैलेंस्ड फोर्स में होता है एफ नेट नॉट इक्वल टू जीरो। क्या क्लियर है सभी को? सर डन। सर अनबैलेंस फोर्स में शेप चेंज होता है? अनबैलेंस फोर्स में हाँ बेटा शेप चेंज हो जाता है, कोई मतलब दिखाते नहीं है लेकिन जनरली हाँ होता है, क्योंकि जब आप किसी चीज को पुश करोगे, आप एक बलून को पुश करना है एक की तरफ, तो आप देखोगे कि उसकी डायरेक्शन भी चेंज होती है, और डिपेंड करता है कि मटेरियल कैसा है। लेकिन एटॉमिक लेवल पे हर एक एटम, हर एक मटेरियल की पोजीशन चेंज होती है, मतलब शेप चेंज होती है। सर एफ नेट का मतलब? एफ नेट बेटा मतलब टोटल फोर्स जो इस बॉडी पे लग रही है। तो फिर ये आपने रिजल्टेंट फोर्स क्या लिखा है? वो भी वही चीज है बेटा, एफ नेट या फिर रिजल्टेंट फोर्स एक ही बात है। एफ नेट जीरो के बराबर ना हो या कह दे रिजल्टेंट फोर्स जीरो के बराबर ना हो, एक ही बात है। एक बच्चे ने उसको रिजल्टेंट फोर्स बोला, मैंने इसीलिए उसको नीचे रिजल्टेंट फोर्स भी लिख दिया। क्लियर है ये? यस सर। ओके। क्या यहाँ तक सबको समझ में आता है? यस सर। ओके, आगे देखते हैं। तो यहाँ पे गैलीलियो के बारे में थोड़ा बहुत बता रखा है, जिसको इंटरेस्ट हो थोड़ा बहुत आराम से पढ़ लेना। अब आगे हुआ क्या, आप ध्यान से सुनिएगा। अब जो इनर्शिया हुए, तो इनर्शिया को, सॉरी सर मैं ये कह रहा था, ये गैलीलियो गैलीली का आएगा तो नहीं ना एग्जाम में? इसमें कुछ नहीं बेटा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। तो इसके बाद क्या हुआ कि इनर्शिया को, अब जब इनर्शिया को थोड़ा और समझा गया, तो इनर्शिया को हमने 3 टाइप्स में डिवाइड किया। इनर्शिया जो है एट रेस्ट हमने बताया, हमने कहा इनर्शिया 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 ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अब ये क्या क्या है, ध्यान से सुनना, तीनों आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। जब एक बस में आप लोग बैठे होते हैं, तो आपने देखा होगा जैसी बस चलती है तो हम सब पीछे की तरफ गिरते हैं। क्या सभी महसूस किया सभी ने? यस तो अब इसमें होता क्या है, ध्यान से सुनिएगा। तो मानिए आप लोग एक बस में बैठे हैं यहाँ पे, या फिर ये हमारी बस है, ठीक है, ये आप लोग बैठे हुए हैं, फॉर एग्जांपल ये आप लोग बैठे हैं इस तरीके से। तो अब हुआ क्या, जैसे ही गाड़ी चली, तो ये जो कार की सीट है, क्योंकि कार की ये जो बस की सीट है, ये बस से अटैच्ड है, इसका मतलब कार अगर ये बस अगर चली तो ये जो सीट है ये भी आगे बढ़ी। क्या सभी को वाली चीज क्लियर है? यस सर। अब देखो आप लोगों का जो लोअर पार्ट होता है ये भी बस के साथ अटैच होता है, तो ये भी आगे बढ़ेगा। लेकिन आप लोगों का जो अपर पार्ट है वो बस के साथ अटैच नहीं है, तो आपका अपर पार्ट क्या चाहता है
वो रेस्ट पे रहे। रेस्ट पे तो रहे। वो तो रेस्ट पे रहा, लेकिन ये वाला जो पार्ट है ये आगे आ गया। तो इस वजह से होता क्या है कि आपको ऐसा लगता है कि आप मतलब आप जो होते हो वो पीछे की तरफ धकेलते हो। क्या ये चीज सबको समझ में आती है? सर फिर हम आगे की तरफ धकेलेंगे ना, पीछे की तरफ क्यों? नहीं बेटा, ये जो देखो जो गाड़ी है, ये गाड़ी आपको आगे की तरफ धकेलती है। तभी आप जब बस शुरू होती है तो आप देखोगे कि आप पीछे की तरफ गिरते हो, ना कि आगे की तरफ। हाँ सर, तो ऐसा क्यों? हाँ, तो मैं यही तो बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो आपका ये जो लोअर पोर्शन है, ये जो अटैच है बस के साथ, ये आगे चला गया बस के साथ, लेकिन जो आपका अपर पोर्शन था वो वहीं रहा। तो इससे ऐसा लगा कि आप पीछे की तरफ गिर रहे हो, ये इस वजह से आपको आभास होता है, क्योंकि आपका आगे वाला पोर्शन, नीचे वाला पोर्शन जो लोअर पार्ट था बॉडी का, वो आगे चला गया। तो पीछे वाला वो ऑटोमेटिकली, क्योंकि पीछे वाला तो रेस्ट पे रहना चाहता है, क्योंकि भाई उसके ऊपर थोड़ी कोई फोर्स लगी है। जबकि यही चीज अगर आप पीछे पूरे बैक के साथ सटा लोगे तो आपको इतना वो नहीं लगेगा, क्योंकि वो पीछे वाला भी आगे आ रहा होगा। क्या सबको ये वाली चीज समझ में आई है? यस सर। सर इसी रीजन से जब बस रुकती है तो हमारा अपर पार्ट जो होता है बॉडी का वो आगे गिरता है। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल। अब Yes, बिल्कुल sir, सेम चीज आप ये क्वेश्चन उसमें भी आया था ना सर। क्या बेटा? सर कौन से सर पेपर में आया था ये सर, अगले सर पिछले साल के साइंस के पेपर में, ये रुकती है तो हम आगे क्यों जाते? हाँ हाँ बेटा, ये नॉर्मल क्वेश्चन है। अब सेम चीज आप ये क्या कह सकते हो कि अब जब बॉडी बस मूव कर रही है वी वेलोसिटी से, तो इसका मतलब हमारी बॉडी भी साथ के साथ ही वी वेलोसिटी से मूव कर रही होगी। लेकिन अब जैसे ही ये रुकती है, अचानक रुकी, तो क्या हुआ, कार तो पूरी रेस्ट पे आ गई, लेकिन हमारा लोअर पार्ट भी थोड़ा थोड़ा हम कह सकते हैं कि भाई हमारा रेस्ट पे आगे गाड़ी के साथ था फ्रिक्शन की वजह से, लेकिन हमारा अपर पार्ट नहीं आता, इसीलिए हम सब आगे की तरफ गिरते हैं। Yes, sir. We tend to fall forward. इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। समझ नहीं आ रहा कौन सा वाला बेटा? सर, ये बस वाला आगे की तरफ, सर जब वो आगे की तरफ जा रही है तो हम आगे की तरफ क्यों नहीं गिरते, पीछे की तरफ क्यों गिरते हैं? क्योंकि बेटा आपका जो लोअर वाला पार्ट है, आप इसको ऐसा लगाओ, आप बस के अंदर खड़े हो, आप इसको इस तरह से समझ लो, अगर हो पाए तो ध्यान से देखना। आप बस के अंदर खड़े हो, तो अब हुआ क्या कि बस जैसे ही आगे गई तो आपके जो पैर हैं वो बस के साथ अटैच है, तो आपके पैर कहाँ जाएंगे? आगे। ये चीज समझ में आई है नहीं? यस सर। सभी को आई है ये वाली चीज? यस सर। Yes, sir. Understood. ओके। नाउ आप ध्यान से देखें तो जैसे ही ये बस आगे गई, पैर भी आपके आगे गए, लेकिन जो आपका अपर बॉडी है पूरा का पूरा, वो कहाँ पे है? वो तो रेस्ट पे है अभी, उस पर थोड़ी कोई फोर्स लगी है। क्या ये चीज समझ में आती है? यस सर। तो हेंस आप लोग कहाँ जाओगे? पीछे की तरफ गिरोगे। क्या ये वाली चीज क्लियर है बेटा या नहीं? क्योंकि आपकी अपर बॉडी जो है वो रेस्ट पे रहना चाहती है, यही प्रॉपर्टी है। जब तक उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगी वो क्यों जाएगी कहीं पे? अब नीचे वाले पे फोर्स लगी तो वो नीचे वाला आगे गया, जिसकी वजह से आप वहीं गिर जाओगे पीछे की तरफ, क्योंकि आपके पैर आगे गए हैं। और फिर भी अगर एक्सपेरिमेंट करना है तो आप क्या करना, बेड पे खड़े होना, अपने पैर के नीचे रखना टॉवल, और पापा से कहना खींचें, तो वो खींचेंगे तो आप देख लेना किधर गिरोगे। सर पीछे पीछे गिरेंगे। सर इसका हाँ बेटा। मतलब जब बस चलती रहती है तो सर जब रुकी भी होती है और जब चलती है और जब फिर रुक जाती है, तो इस केस में जो पैर होते हैं उनका तो कोई इनर्शिया ऑफ रेस्ट ब्रेक नहीं होता ना? नहीं, इनर्शिया ऑफ मोशन ब्रेक होता है ना फिर, जब अगर ये चल रही थी और अचानक रुक गई तो हमारी, अब जब चल रही थी तो हमारी ऊपर वाली बॉडी भी तो चल रही थी, तो अब जैसे ही रुकी तो क्या हुआ, पैर तो रुक गए लेकिन आगे वाली बॉडी नहीं रुकी, तो इसका मतलब वो आगे चली गई इस तरीके से, तो आगे चली गई तो वो आगे गिरेगी। Yes, sir. सर ये ऐसे भी हो सकता है जैसे हम चलती बस से बाहर निकलते हैं तो अपने हमारे लोअर बॉडी, अपने बॉडी को आगे की तरफ जाते हैं, हम नहीं जाते तो हम फॉल हो जाते हैं। हाँ Yes, sir. बिल्कुल बेटा, वैसे बिल्कुल। होता है तो इसमें आगे वैसे। 2-4 स्टेप चलने पड़ते हैं। हाँ 2-4 स्टेप चलने पड़ते हैं चलती हुई बस में। ठीक है सर। हाँ बेटा। सर जब बस चलती है और जो भी होता है सर, इसमें इनर्शिया ऑफ रेस्ट किस किस का ब्रेक होता है और इनर्शिया ऑफ मोशन? बेटा जब आप रेस्ट पे हो, आप इसको ऐसा समझो कि जब आप रेस्ट पे हो, ठीक है, और आप कहीं गिरे तो आपका इनर्शिया ऑफ रेस्ट ब्रेक हुआ। वहीं जब आप मोशन में हो और आप कुछ हो रहा है तो फिर आपका इनर्शिया ऑफ मोशन ब्रेक होगा। जैसे गाड़ी रुकी हुई थी और अचानक चली, तो गाड़ी रुकी हुई थी तो आप भी रुके हुए थे,
इसका मतलब आपका इनर्शिया ऑफ रेस्ट ब्रेक हुआ। सिमिलरली जब गाड़ी चल रही थी तो आप भी चल रहे थे, अब अचानक गाड़ी रुक गई, आप नहीं रुक पाए, आप आगे गिरे, तो आपका इनर्शिया ऑफ मोशन ब्रेक हुआ। क्या ये चीज तो क्लियर है? सर दोनों, तो सर ये जो ब्रेक हो रहा है ये दोनों पार्ट्स के लिए ब्रेक हो रहा है ना, अपर पार्ट लोअर पार्ट दोनों? बेटा एक्चुअली हो क्या रहा है कि जब गाड़ी रुक रही है तो नीचे वाला पार्ट तो गाड़ी के साथ वैसे ही अटैच है ना, तो ब्रेक तो हो रहा है, लेकिन वो गाड़ी नीचे वाला सपोर्ट तो उसी से कर रहा है। मान लो अगर आप नीचे वाले से अटैच ही नहीं होते, आप बिल्कुल हवा में लटके होते और गाड़ी रुक गई होती, तो आप एक्चुअली आगे निकल जाते। ओके सर। आप इसको ऐसा लगाओ, गाड़ी रुकी हुई है, आप यहाँ पे खड़े हो हवा में लटके हुए, बिल्कुल कोई टच नहीं है, गाड़ी चली तो आपके साथ तो कोई कांटेक्ट ही नहीं है, तो पीछे वाली जो दीवार है उससे आपकी टक्कर हो जाएगी। क्या ये चीज समझ में आती है? Yes, sir. Yes, sir. ये चीज क्लियर है? यस सिमिलरली अब आप यहाँ पे हो, गाड़ी चल रही थी, अचानक गाड़ी रुक गई, लेकिन आप तो चल ही रहे हो हवा में, तो आप आगे वाली चीज से टकरा जाओगे क्योंकि आप तो चल ही रहे हो। ठीक है बेटा, क्लियर है ये वाली सभी को डाउट? अब सर मैं ये पूछ रहा था कि जब वो रेस्ट से बस स्टार्ट होता है और हम लोग बैठे हुए हैं, तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट जो ब्रेक हो रहा है वो पूरी बॉडी का ब्रेक हो रहा है ना? बेटा हो बॉडी का ब्रेक रहा है, लेकिन जो नीचे वाला पार्ट है वो एक्चुअली गाड़ी के साथ चल पा रहा है क्योंकि वो गाड़ी के साथ फ्रिक्शन के थ्रू अटैच्ड है, लेकिन ऊपर वाला नहीं है अटैच। यस सर। ये कह रहा हूं मैं। यस सर, यही पूछना था मुझे। ठीक है, ओके। क्या ये दो चीजें सबको क्लियर है ये वाली? यस। So there are three types of inertia at rest, inertia of motion, तीसरा होता है inertia of direction। ये आपने कभी महसूस किया हो जब आप गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी चलाते हुए जब भी कभी डायरेक्शन चेंज होती है गाड़ी की, तो आप लोग दूसरी तरफ जाते हैं। Yes, sir. दिस इज डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। आपकी बॉडी नहीं चाहती डायरेक्शन चेंज करना। सर जैसे सर रेसिंग कार में सब वो ब्रेक्स लगाते हैं डायरेक्शन चेंज करने के लिए, तो वैसे? हाँ बेटा कुछ Yes, sir. और बाइकर्स भी जब फास्ट स्पीड पे टर्न लेते हैं तो वो एक साइड टेंट, मतलब एक साइड हाँ एक तरफ झुक जाते हैं, एक तरफ झुक जाते हैं, बिल्कुल। क्या सभी को ये वाली चीज क्लियर है या कुछ और डाउट अभी भी इसमें? क्यों जाते हैं वो वाला समझा दीजिए एक बार। यस सर। क्या बेटा? डायरेक्शन में जब कार के साथ घूमते हैं तो उसमें हमारे पैर और अपर बॉडी मतलब दोनों घूमते हैं। बेटा उसमें भी यही होता है कि जब आप गाड़ी में कभी अभी गाड़ी में थोड़ी तेज चल रही है तो आपने देखा है कि आप दोनों तरफ जाते हैं। पहली चीज तो ये बताओ, किस तरफ जाते हैं? आप किस तरफ जाते हैं, कभी महसूस किया है? कभी गाड़ी अगर तेज चल रही हो और उसने टर्न लिया हो जब? यस सर। यस सर। आपने ये महसूस किया है कि आप एक तरफ गिरते हो नहीं गिरते? पहले तो ये बताओ। गिरते हैं तो किस साइड गिरते हो अगर आपने महसूस किया हो? सर जिस तरफ गाड़ी मुड़ती है उसके ऑपोजिट साइड में। क्या सभी को ये वाली चीज क्लियर है या नहीं? यस सर। सर आपको बाइकर्स का बोला था, बाइकर्स झुकते हैं, वो वाला मुझे एक बार समझा दीजिए। बेटा बाइकर्स एक्चुअली क्या होता है कि पहले तो स्पीड कम करते हैं, जब भी कोई टर्न आता है तो एक्चुअली होता क्या है, वो अपना उसमें एक्चुअली थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट होता है, उसमें वो अपना इनर्शिया ऑफ जो सेंटर ऑफ मास है एक्चुअली वो उसे चेंज करते हैं, तो इसलिए वो झुकते हैं, लेकिन वो अभी यहाँ के लिए काम में नहीं है। आप इसको ऐसा लगाओ, अभी आप बस ये देखो कि डायरेक्शन चेंज होती है कब, जब हम डायरेक्शन चेंज करते हैं तो एक इनर्शिया होता है हमारी बॉडी पे जो लगता है, जो डायरेक्ट चाहता है कि मैं डायरेक्शन चेंज नहीं करना चाहता। तो वो फोर्स आप कब एक्सपीरियंस करते हो कि जब भी आपकी गाड़ी टर्न पे होती है तो आप हमेशा दूसरी साइड की तरफ गिरते हैं। सर लेफ्ट में जाती तो हम लोग राइट में गिरते हैं, लेकिन सिर्फ अपर पार्ट। अपर पार्ट क्यों? क्योंकि लोअर पार्ट आपका गाड़ी से अटैच है ना बेटा, इस वजह से गाड़ी के साथ अटैच होता है वो। हाँ, ये जो ऊपर वाला इनर्शिया ऑफ रेस्ट और मोशन के अंदर जो सेम चीज होता है वो भी उसमें होता है। क्या ये वाली चीज क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। किसी को डाउट हो? ओके श्योर। ओके, तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट। नो सर, नो डाउट। कोई कुछ बोल रहा है? ओके, तो अब हम इनर्शिया ऑफ रेस्ट को क्या कह सकते हैं कि द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी टू रेजिस्ट द चेंज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। तो मैं लिख लेता हूं ताकि आप लोगों को क्लियर रहे। ये आपकी बुकलेट के अंदर भी इसकी डेफिनेशन दे रखी होगी वैसे, लेकिन एक बार लिख लें चाहे आप। तो हम क्या कह सकते हैं, द प्रॉपर्टी
property of the body to resist the change in the in the state of rest. तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं हम इनर्शिया ऑफ रेस्ट. Similarly, the property of the body to resist the change in the state of motion. तो ये हमारा हो जाएगा inertia of motion. क्या सभी को ये वाली चीज क्लियर है? और इसी हिसाब से similarly, the property of the body to resist the change in the direction. Sorry, ये तो ज्यादा ही ऊपर की तरफ चला गया. Just a second. So the property of the body to resist the change in the direction of the body. तो इसको हम कह देंगे inertia of direction. Inertia of direction. क्या ये सभी को यहाँ तक समझ में आता है? इसमें किसी को डाउट हो तो बताएं. नो सर. नो सर, नो डाउट. सर एक बार सर सेकंड और सर एक बार डेफिनेशन बोल दीजिए सर. बेटा सब कुछ सेम है सेकंड वाले के अंदर, बस रेस्ट की जगह मोशन आ जाता है और कुछ नहीं है डिफरेंस. ओके सर इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन में यही तो है कि मतलब हम जिस तरफ मुड़ेंगे उसके दूसरी तरफ गिरेंगे. हाँ बेटा. ओके सर. क्या मैं आगे बढ़ूं? सर प्लीज. यस सर. ध्यान से देखें, अगर मैं कारपेट को लेता हूं, कारपेट को, और एक स्टिक लेता हूं मैं और कारपेट को स्टिक से मारता हूं, तो सबने देखा है धूल नीचे गिरती है. यस सर. यस सर. इस पे कौन सा इनर्शिया लगना चाहिए? और इनर्शिया ऑफ रेस्ट. रेस्ट. इनर्शिया ऑफ रेस्ट. इनर्शिया ऑफ रेस्ट. डस्ट पार्टिकल्स अपने रेस्ट क्योंकि सर कारपेट मोशन पे आए लेकिन जो डस्ट पार्टिकल्स है वो रेस्ट पे ही रहेंगे. क्या सभी को वाली चीज समझ में आती है? तो यहाँ पे इनर्शिया ऑफ रेस्ट लगेगा. सर डस्ट पार्टिकल्स रेस्ट पे कैसे रहेंगे? वो तो बेटा जब मैंने, एक मिनट सुने, जब मैंने कारपेट पे डंडा मारा तो कारपेट जाएगा पीछे, लेकिन जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो वहीं पे रहना चाहेंगे ड्यू टू देयर मासेस. सर आगे से डंडा मारेंगे तो पीछे जाएगा. आगे क्या बेटा क्या बोला? वो रेस्ट पे कैसे रहेंगे? इसमें तो इनर्शिया मोशन लगना चाहिए ना. वो हिलेंगे पोजीशन से. नहीं, सुने मेरी बात. जब मैंने डंडा मारा तो कारपेट रेस्ट पे था, जैसे ही डंडा मारा कारपेट किस पे आ गया? मोशन में. यस सर. लेकिन जो उसके डस्ट पार्टिकल्स हैं वो क्या चाहते हैं? किस पे रहना? रेस्ट पे, क्योंकि वो खुद भी रेस्ट पे हैं. तो सर वो उसी पोजीशन पे रहते हैं, इसका मतलब ना. हाँ बेटा, वो अपनी उसी पोजीशन पे रहते हैं. और जैसे ही, अब देखो, जैसे ही वो कारपेट पीछे चला गया वो तो अपनी पोजीशन पे रहे, लेकिन पहले कारपेट ने उन्हें होल्ड कर रखा था. जैसे ही वो अब कारपेट पीछे गया तो वो तो कारपेट से छूट गए, अलग हो गए. तो जैसे ही अलग हो गए तो वो नीचे गिर गए क्योंकि ग्रेविटी लग रही थी. तो जैसे ये वो केस हो गया ना, जैसे हम लोग बालकनी से कारपेट को लटका के वो मारते हैं डंडी से, तो बेटा उसी अब हाँ बेटा वैसा ही होगा. ऑब्वियसली क्वेश्चन आया था ये भी, इनर्शिया ऑफ रेस्ट वाला था ये. क्या ये सभी को क्लियर है? यस सर. बिल्कुल सेम एग्जांपल आप कह सकते हो कि आपने क्या किया. जैसे आप पेड़ पे देखते हो कि कोई चीज पकी हुई है और आप क्या करते हो, उसकी जो डंडी होती है उसको शेक करते हैं, उसकी जो ब्रांच होती है उसको बहुत ज्यादा शेक करते हैं. तो शेक करने की वजह से जो फ्रूट्स होता है वो नीचे गिर जाते हैं, क्योंकि उनका जो इनर्शिया पर रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट पे रहते हैं और ट्रीज मोशन. फ्रूट्स ब्रांच मोशन दिखाते हैं लेकिन ब्रांचेस मोशन पे आते हैं. क्या सभी को ये चीज समझ में आ गई कि ब्रांचेस एक्चुअली मोशन में हो जाती हैं, लेकिन जो फ्रूट है वो रेस्ट पे रहना चाहता है और इस वजह से वो टूट जाता है और नीचे गिर जाता है.
है वो फ्रूट फ्रूट्स में कैसे होगा ये? क्या बेटा? अटैच्ड है ना स्टेम से। नहीं बेटा, स्टेम नहीं, ब्रांच की बात कर रहा हूं मैं। हाँ सॉरी सर, ब्रांच से तो अटैच्ड है ना वो। हाँ तो बेटा एक फोर्स होता है ना जिससे वो टूटेंगे। जैसे आप किसी फल को अगर आपने कभी पेड़ से तोड़ा हो, तो जब तोड़ते हो तो भाई ऐसा थोड़ा, मतलब कुछ एक पर्टिकुलर फोर्स तो होता है ना जिससे वो टूट जाता है। और जितना फल पकता है उतना कम फोर्स लगती है, अगर आपको पता हो तो। जितना ज्यादा पका हुआ फ्रूट होगा उतनी कम फोर्स लगेगी उसको तोड़ने में। यस सर। तो जैसे ही हिलाते हैं अगर कम पका हुआ है तो वो तो जुड़ा रहेगा, ज्यादातर जुड़ा रहते हैं ज्यादातर। अगर ज्यादा फोर्स लगाओगे तो वो भी टूट जाएगी। ब्रांच ही टूट जाती है ज्यादा फोर्स लगाते हो तो वैसे तो। लेकिन आसान भाषा में क्या कि अगर आराम आराम से हिल रही है तो मतलब थोड़ा सा अच्छा एब्रेसिव फोर्स लगा ले अगर हम टू एंड फ्रो मोशन में, तो वो जो हमारा जो फ्रूट है अगर पका हुआ है तो वो जल्दी नीचे गिर जाता है ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट, क्योंकि वो चाहता है कि वो रेस्ट पे रहे। इनर्शिया होगा ना। हाँ मतलब सर हर ऑब्जेक्ट की एक पोजीशन होती है, वो उसी पोजीशन में रहना चाहता है। हाँ उसी स्टेट में रहना चाहता है। तो सर मतलब हम भी रेस्ट पे रहना चाहते हैं। हम भी रेस्ट पे रहना चाहते हैं। अभी जब भी आपको चलना होता है तो आपको को बड़ी ताकत लगानी पड़ती है ना बेड से उठने में सुबह सुबह, तो इसी वजह से। क्या Yes, क्लियर है sir. सभी को यहाँ तक? सर क्लियर है। ओके तो ये बेसिकली दो तरीके से दो हमारे जनरली पूछे जाते हैं एग्जांपल्स के तौर पे। ओके तो यहाँ तक हमारा हो गया। अब इसके अंदर देखिए ये इसमें एक्टिविटी क्या बोल रहा है कि देखो हमने क्या किया, हम स्टिकर जनरली क्या करते हैं, स्टिकर्स यहाँ पे पाउडर, जब हमने स्टिकर से इसको मारा, स्ट्राइकर से जब हमने एक बहुत तेजी से मारते हैं तो क्या सभी ने देखा है कि जो अगर ये हमने पूरी बिल्डिंग लगा रखी होती है ऊपर तक तो एक सिर्फ निकलता है और बाकी सबके सब नीचे गिर जाते हैं। क्या ऐसा? यस सर। इसमें भी वही चीज सेम आती है कि जैसे हमने इनर्शिया ऑफ रेस्ट, क्योंकि हमने जैसे ही इस पे मारा तो सारी फोर्स इस पे गई तो बाकी सब रेस्ट पे रहना चाहते हैं, तो ये सारे वैसे के वैसे नीचे गिर जाते हैं और बाकी सब इधर आ जाते हैं। अब थोड़ा अगर गलत तरीके से मारते हैं तो ऐसा मतलब ऐसा भी होता है कि सब टॉपल भी गिर जाते हैं, पूरा भी गिर जाता है। तो हाँ सारा भी गिर जाता है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि वो जो हम जो एक पर्टिकुलर केस कह रहे हैं जिसमें वो पूरा का पूरा नीचे आ जाता है, वो नीचे क्यों आ जाता है? क्योंकि वो चाहता है भाई अपना जो इक्वेशन जो रेस्ट अपना जो स्टेट ऑफ रेस्ट है उसको रखना। क्या सभी को वाली चीज क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। जैसे मैजिशियन करते हैं ना सर, जैसे मैजिशियन करते हैं कि कारपेट जो होता है जो खाने वाला सब वो खींच लेते हैं तो बर्तन। हाँ बेटा बिल्कुल 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 बिल्कुल। सर मतलब स्टेट ऑफ मोशन में रहना चाहते हैं इसलिए वो नीचे आ जाते हैं। वो स्टेट ऑफ रेस्ट पे रहना चाहते हैं इसलिए वो नीचे आ जाते हैं। हाँ क्योंकि अगर वो स्टेट ऑफ मोशन में रहना चाहते तो फिर वो वही चीज पे आ जाते, उसी के साथ साथ चल देते सारे के सारे। लेकिन उनका पहले वो रेस्ट पे, तो वो रेस्ट पे ही रहना चाहते हैं। क्या क्लियर है वाली चीज? ये वाला समझ नहीं आया सर, एक बार दोबारा से बता दो। ये फ्रूट जैसे बेटा मैं क्या कह रहा हूँ कि जब भी हम इस तरह से गेम खेलते हैं तो हमने क्या देखा है कि जो स्टिकर होता है जब हम इससे मारते हैं इसको, जस्ट अ सेकंड में पीछे नहीं हो रहा, ओके जस्ट अ सेकंड। हाँ तो हम क्या कह रहे हैं बेटा कि जब हमने इस स्टिकर से हमने जब इसको मारा, यहाँ पे ये चीज यहाँ गई, तो ये जो सबसे लोअर वाला पार्ट होता है इससे स्ट्राइक करता है, इस वाले से स्ट्राइक करेगा ये इस वाले से, और होगा क्या कि ये वाला पार्ट तो होगा जो नीचे, ये वाला पार्ट तो आगे चला जाएगा और ये जो बाकी जो बंडल बचा हुआ है ये सब के सब नीचे गिर जाते हैं इसकी जगह। तो हम क्या कहते हैं, इसको एक्सप्लेन कैसे किया जाता है, क्योंकि ये सारे बंडल जो है ये अपना क्योंकि ये सभी रेस्ट पे हैं तो ये रेस्ट पे ही रहना चाहते हैं। जब इसने इसको स्ट्राइक किया तो ये कहते हैं भाई तू ही जा, हम नहीं जाने वाले, क्योंकि हम पे थोड़ी फोर्स लगा है, फोर्स तो तेरे पे लगा है, तो भाई तू लेके जा। क्या सभी को वाली चीज क्लियर है? जो थोड़ा बहुत अगर कुछ आगे ये पीछे वाला ये अगर कुछ जाता भी है, अगर आपने ध्यान से देखा हो, थोड़ा और ध्यान से देखना कभी, तो आपने देखा होगा कि ये जो इससे जस्ट ऊपर वाला होता है ये थोड़ा आगे रहता है अगर, और बाकी सब बिल्कुल एज इट इज नीचे आते हैं, अगर किसी ने कभी गौर किया हो। तो ये वाला भी आगे क्यों गया है? क्योंकि इस वाले के अंदर जो फ्रिक्शन फोर्स लगाई, उस फ्रिक्शन फोर्स की वजह से ये थोड़ा आगे चला गया। ये तो आगे निकल गया लेकिन वो थोड़ा और आगे इसलिए गया क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स लग रहा था।
बाकी सब एज इट इज नीचे आ गए। क्या बेटा समझ में आया आपको जिसने पूछा था अभी? यस सर। ओके, तो ये हमारा होता है कैरम का केस। सिमिलरली हमारा ये वाला केस होता है प्लग कार्ड और कॉइन का। तो इसमें भी क्या है कि भाई ये हमारा कॉइन, तो हमने कॉइन रखा है, एक कार्ड रखा है, नीचे ग्लास है। अगर इसको हम बहुत ज्यादा तेजी से मारेंगे तो ही ऐसा होगा कि भाई ये नीचे गिरेगा। अगर आराम से मारोगे तो आप देखोगे कि कॉइन भी इसके साथ चला जाएगा। तो एक पर्टिकुलर मतलब फोर्स होती है, एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर मारना होता है, स्पीड से मारना होता है, तभी वो आगे जाएगा और कॉइन नीचे गिरेगा। ये एक स्पेशल केस है, अगर आप ध्यान से देखो। तो मैंने और आप ट्राई भी कर सकते हो घर पे, तो थोड़ा फिर कम जब आराम हम से बुक फोर्स निकालते लगाओगे। हैं एक बहुत सारे बुक्स में से, यस सर। हाँ, कभी आप अगर मतलब इस पे ट्राई भी करो तो आप देखेंगे कि एक पर्टिकुलर फोर्स होगी, उससे ज्यादा तेज करोगे तभी ये पार होगा, नहीं तो ये इसी के मतलब ये इसके साथ भी गिर सकता है बाहर। क्या सभी को ये वाली चीज समझ में आई है? तो ये भी हमारा इनर्शिया ऑफ रेस्ट का ही एक और एग्जांपल है। और सर जितना भारी कॉइन होगा उतना कम फोर्स उतना ज्यादा लगाना अच्छा होगा। होगा। हाँ, जितना भारी कॉइन होगा उतना कम फोर्स लगाना होगा। मतलब सर ऐसा भी हो सकता है कि ऐसे मारेंगे और वो नीचे गिर जाएगा कॉइन। क्या 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 बेटा, क्या बेटा? मतलब सर जैसे इस एक्टिविटी में दिखाया है ऐसा होता है, मतलब हो सकता है? हाँ बेटा, होता है, ऐसा होता है। आप सब मार मैंने के देखना, किया मैं है। कहता रहा हूँ, एक बार प्रैक्टिकल आप करना घर पे। और ज्यादा आसान तरीके से मैं बता देता हूँ। करने के लिए कहते हैं ना सॉरी बेटा। सर, एक्टिविटी प्रैक्टिकली करनी होती है हाँ ना, बेटा, इसलिए घर प्रैक्टिकली पे। करने के लिए कहते हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं इसको सबसे अच्छा खींच के देख ले। हाँ, खींच के भी देख सकते हो, खींच के भी देख सकते हो, लेकिन खींच के आप इतनी फोर्स नहीं लगा पाओगे एक्चुअली। जब आप स्ट्राइकर की तरह मारते हो ना, तो आप एक सेकंड में बहुत जल्दी ज्यादा फोर्स लगाते हो। खींचने पे आप इतनी फोर्स लगा नहीं पाते एक्चुअली, वो इसलिए ऐसा है कि खींचोगे ना तो इतनी फोर्स इतनी जल्दी लगेगी नहीं, तो वो कॉइन हमेशा ज्यादातर मतलब 90% केसेस में मुझे लगता है कि कॉइन आपके साथ ही गिरेगा, ग्लास में नहीं गिरेगा कॉइन। बाकी आप लोग ट्राई करके देख सकते हैं खुद ही, और बाद में मुझे बताना। क्या सभी को क्लियर है ये? आगे बढ़े। यस सर। सर आपने कहा Sorry? जितना ज्यादा वेट का कॉइन होगा सर वो उतनी जल्दी सर कार्ड हट जाएगा। सर ऐसा क्यों होगा? बेटा एक्चुअली क्या होता है ना, क्योंकि वेट मतलब एक पर्टिकुलर वेट होगा ना जो कार्ड का नीचे की तरफ पुश कर रहा होगा। सर इनर्शिया अब वेट देखो, पे डिपेंडेंट होता है मास। अब ये वाला वेट जो है, जो इस कार्ड का है, कार्ड नीचे की तरफ जा रहा है, ये वेट इसको नीचे की तरफ पुश कर रहा है, कार्ड उसे रोके हुए है। अब ये वाला कार्ड, अगर मान लो इसका वजन 1 किलोग्राम हो जाता, तो ये कार्ड को तोड़ के खुद ही नीचे गिर जाता। तो मतलब ये जो जितना ज्यादा होगा वेट उतना ज्यादा फायदेमंद रहता है, लेकिन वो भी एक लिमिट तक ही रहता है, क्योंकि क्या होता है, जो फ्रिक्शन होता है ना, वो भी एक्चुअली वेट पे ही डिपेंड करता है। तो एक लिमिट तक हम कह सकते हैं कि हाँ, जितना भारी कॉइन लोगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन ये फ्रिक्शन को भी बढ़ाता है। मतलब ये वाली चीज, जो हमारा वेट होता है वो फ्रिक्शन को भी बढ़ाता है। तो एक लिमिट के बाद शायद वो भी कहना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि वो फिर उसके साथ साथ ही जाने की कोशिश करेगा। लेकिन ये कि वो डिपेंड करेगा कि भाई कौन सी फोर्स ज्यादा है, तो उस हिसाब से डिपेंड करता है। ओके सर क्लियर। ओके, ध्यान से देखते हैं इसके बाद क्या है। तो हमारा इसके बाद आया इनर्शिया एंड मास। तो अब इनर्शिया एंड मास कैसे से रिलेट होता है एक बार हम पढ़ ही लेते हैं, आप लोगों के आगे ध्यान से देखिएगा। तो ऑल एग्जांपल्स एंड एक्टिविटीज गिवन सो फार इलस्ट्रेट्स दैट देयर इज अ रेजिस्टेंस offered by an object to change its state of motion. If it tends to remain at rest, if it is moving, it tends to keep in moving. अगर वो रेस्ट पे रहना चाहता है, अगर वो रेस्ट पे तो रेस्ट पे रहना चाहता है। If it is at rest, तो it tends to remain at rest. और जब वो मूव कर रहा है तो it tends to keep moving. This property of an object is called an inertia. तो इसको आप, इस डेफिनेशन को आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। ठीक है, कैसे? There is a resistance offered by an object to change its state of motion. If it is at rest, it tends to remain at rest. If it is in motion, it tends to remain in motion. This is the property known as inertia. Now, सभी बॉडी के पास इनर्शिया होता है? बिल्कुल, लेकिन ये जो इनर्शिया है वो रिलेट करता है मास के साथ। जिसका मास ज्यादा होता है उसका इनर्शिया उतना ही ज्यादा होता है। आसान भाषा में अगर आप देखें तो आप क्या कर सकते हैं, इनर्शिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। मास एक तरीके से आप इनर्शिया देखें। कैन बी मेजर्ड बाय मास। यप, इनर्शिया मेजर नहीं किया जा सकता बेटा, इनर्शिया जस्ट अ प्रॉपर्टी है। सर मेजरमेंट ये प्रोपोर्शनल कैसे है?
क्योंकि बेटा मैं आसान भाषा में समझाता हूँ, एक मैंने बॉल फेंक के मारी आपको 10 मीटर पर सेकंड से, और एक ट्रक में 10 मीटर पर सेकंड से आपकी तरफ लेके आना चाहूं, तो कौन कौन सा चीज तुम ज्यादा आराम से रोक लोगे बेटा? बॉल। क्यों? क्योंकि बॉल का मास कम है। मतलब बॉल को आपने रोक लिया ना, बॉल को आप क्यों रोक पाए? क्योंकि बॉल का मास कम है। तो सर इसका मतलब फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। नहीं, अभी फोर्स की बात नहीं कर रहा, अभी मैं इनर्शिया की बात कर रहा हूँ कि मतलब मुझे ज्यादा रोकने में किसको दिक्कत हुई। अभी वो इनर्शिया से रिलेट कर रहा हूँ मैं, कि मैं मतलब अगर मैं एक मान लो एक बड़ा सा पत्थर है और एक फुटबॉल है, मैंने उस दोनों पे किक मारी, तो किक मारी मैं देखता हूँ बॉल तो आराम से चली जाती है लेकिन पत्थर वहीं का वहीं रहता है। तो इसका मतलब क्या है कि पत्थर का मास ज्यादा है तो वो ज्यादा रेजिस्ट करेगा। क्या ये चीज क्लियर है या नहीं? अपनी स्टेट को मेंटेन करने में वो चीज उतना ही रेजिस्ट करेगी जिसका जितना मास ज्यादा होता है। सर मतलब बोलो बोलो। उसमें हम फोर्स कम लगा रहे हैं तो उसमें मास से डिपेंडेंट है, उस पे इनर्शिया को हम रोकने हाँ तो हाँ मोशन हाँ को रेस्ट पे लाने के बिल्कुल। लिए। अभी एक्चुअली क्या है, मैंने फोर्स को आपको मास और एरिया से एक्सेलरेशन से रिलेट नहीं किया, इसलिए मैं फोर्स का इस्तेमाल कर नहीं रहा हूँ। अभी सिर्फ मैं बस आसान भाषा में बता रहा हूँ कि भाई इनर्शिया और मास आपस में रिलेटेड है, क्योंकि मुझे ज्यादा दिक्कत होगी। अभी उसको उस फोर्स को मैं फोर्स ना बोल के दिक्कत कह सकता हूँ कि मतलब एक फुटबॉल को एक बॉल को रोकने में जो 10 मीटर पर सेकंड से आ रही है और एक ट्रक को रोकने में जो 10 मीटर पर सेकंड से आ रहा है, मुझे ज्यादा दिक्कत ट्रक को रोकने में होगी, शायद नहीं रुकेगा क्योंकि उसका मास ज्यादा है। क्या ये चीज सबको क्लियर है? डायरेक्टली लिख सकते हैं ना, इनर्शिया इज डायरेक्टली हाँ हाँ बेटा, इट इज रिलेटेड टू मास। या द बॉडी इज हैविंग लार्जर मास इज हैविंग अ ग्रेटर इनर्शिया, यू कैन राइट इट। क्या सभी को वाली चीज क्लियर है? यस सर क्लियर। यस सर क्लियर है। यस सर क्लियर। ओके, अब इसके बाद इसी चीज से रिलेटेड एक और चीज होती है जिसे हम कहते हैं मोमेंटम। अब पहले हम जरा मोमेंटम समझ लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। ध्यान से सुनना सभी। अब जैसे अभी मैंने जो एग्जांपल दिया, ये उस वाले एग्जांपल के अंदर बिल्कुल वैलिड है। जस्ट थिंक अबाउट कि दो एग्जांपल मैं दूंगा, दोनों उससे रिलेट करेंगे। ध्यान से सुनना। वही एक बार दोबारा दे रहा हूं कि एक बॉल है जो 10 मीटर पर सेकंड से आ रही है आपकी तरफ, यहाँ पे आप खड़े हो, ठीक है, और एक यहाँ पे एक गाड़ी आ रही है, ये इस तरफ, ठीक है, हमने यहाँ गाड़ी बना दी, ये इस तरफ गाड़ी जा रही है। तो अब ये भी 10 मीटर पर सेकंड से आ रही है, तो आप कौन सी चीज आराम से रोक पाओगे, बॉल को या सर बॉल को? बॉल बॉल को। बॉल को, तो क्योंकि उसका मोमेंटम कम है। उसका मास की, अभी हम सिर्फ मास की बात कर रहे हैं, तो हमने देखा कि जो कार का मास है वो ज्यादा है, तो मुझे दिक्कत जो दिक्कत ज्यादा होगी वो इस गाड़ी को ज्यादा रोकने में होगी। क्या सभी को ये चीज क्लियर है? यस सर यस सर क्लियर है। ओके, अब दूसरी चीज देखते हैं। अब एक मेरे पास बॉल है जिसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, और एक बुलेट है, छोटी सी बेचारी बुलेट, जिसकी वेलोसिटी है 500 मीटर पर सेकंड, लेकिन इसका मास है हमारा ओनली 10 ग्राम्स। अब किसको ज्यादा रोकने में दिक्कत होगी? सर बुलेट को। बुलेट को। और इसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी। क्या सभी को ये वाली चीज समझ में आती है कि इसमें इसका मास तो कम है लेकिन इसमें इसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा है? तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मास और वेलोसिटी, मतलब मुझे गाड़ी जो ज्यादा मास की उसे भी रोकने में दिक्कत आती है, और कोई ऐसी चीज है जिसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा है उसको रोकने में भी दिक्कत आती है। तो इसका मतलब हमने क्या कहा, एक नई टर्म बनाई हमने, जिसे हमने कहा पी। इस पी को हमने बोला पी इज एक्चुअली मास और वेलोसिटी को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो और पी को बोला गया मोमेंटम। तो मोमेंटम क्या होता है? इट्स जस्ट अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ये एक्चुअल में कुछ नहीं है, बस हमने एक मास और वेलोसिटी को हमने नाम दिया एक, और उनको मल्टीप्लाई कर दिया, और एक उनको नया नाम दे दिया कि इसको आज से हम मोमेंटम बोलेंगे। तो पी जो है उसे हम कहते हैं मोमेंटम, और मोमेंटम मतलब मास इनटू वेलोसिटी। अब मास की जो यूनिट होती है वो होती है किलोग्राम, और वेलोसिटी की होती है मीटर पर सेकंड। तो मोमेंटम की जो हमारी यूनिट हो गई वो हो गई किलोग्राम मीटर पर सेकंड। क्या सभी को यहां तक क्लियर है? मतलब सर मोमेंटम में दोनों चीजें वो रखती होती हैं। है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या सभी को यहां तक क्लियर है? सर यही सेकंड लॉ ऑफ मोशन यस सर। नहीं बेटा, ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन नहीं है, ये सिर्फ मोमेंटम है।
क्या सभी को यहाँ तक क्लियर है? यस यस सर। सर। ओके, अब ध्यान से सुनना इससे रिलेटेड। अब मैं क्या कह सकता हूँ इससे थोड़ा सा रिलेट अगर मैं करूं, तो अगर मैं कहूं एक बॉडी है, उसका 10 किलोग्राम मास है और उसकी वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड, तो उसका मोमेंटम कितना हो जाएगा? सर 200 सर 200 kg मीटर 200 kg per meter। 200 kg मीटर ये 200 kg मीटर पर सेकेंड। गुड। अच्छा, दूसरा मैं कहूँ एक मास है 0.1 ग्राम का और उसकी वेलोसिटी है 100 मीटर पर सेकेंड। अब इसका मोमेंटम क्या हो सर जाएगा? 10 kg। सर सर 10 kg मीटर पर सेकेंड। सर 10 ग्राम मीटर पर सेकेंड। सर केजी में यूनिट लानी सर 0.1 kg मीटर पर सेकेंड। सर 0.1 kg मीटर पर सेकेंड। सर वहाँ ग्राम 0.1 या 0.01? सर 0.0001 ऐसा होगा ना सर, ग्राम है वहाँ पे। 0.1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3, क्योंकि मैं किलोग्राम में कन्वर्ट कर रहा हूँ। यस सर 0. मल्टीप्लाई बाय 100। क्या सभी को ये चीज क्लियर है? तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 10 की पावर -4 इंटू 100 और इसको लिख सकता हूँ 10 की पावर -2। इसका मतलब 0.01। यस सर। यस सर 0.01। क्या सभी को ये चीज क्लियर है? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। 0.01 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। हाँ बेटा सही है। क्या सभी को ये चीज क्लियर है? किसी को डाउट है इसमें? ओके, ध्यान से सुनिएगा अब आगे। अब इसी के साथ अगर मैं थोड़ी सी एक चीज और अटैच करूं, क्योंकि मुझे पता है कि एक कोई मोशन होता है जब एक गाड़ी चल रही है, इनिशियली वो है रेस्ट पे, u है हमारा 0, मास इस गाड़ी का है से 200 किलोग्राम। ये गाड़ी चली और आगे कुछ जगह पे जाके इसकी जो वेलोसिटी हो गई, ये हो गई हमारी से 10 मीटर पर सेकेंड। तो इसके अंदर मैं ध्यान से देखिएगा, तो इसमें मैं कह सकता हूं कि जो अगर ये u इनिशियल वेलोसिटी में कहता हूं, u को मैं कहता हूं दिस इज एन इनिशियल वेलोसिटी, तो अगर मैं मास और u को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मैं इसको कह सकता हूं इनिशियल मोमेंटम? यस सर। यस सर। यस सर कह सकते हैं। यस सर। सिमिलर। पता ही नहीं है क्या बेटा? सर, मास तो पता ही नहीं। और सर यू। बेटा मैंने एक सेकंड रुको, ऊपर 200 किलोग्राम लिखा हुआ है बेटा, ऊपर ध्यान से देख तो लो एक बार। ओके सर। क्या सभी को ये चीज क्लियर है? यस सर। सिमिलरली अगर मैं v को बोल सकता हूं फाइनल वेलोसिटी, ये क्यों बोल सकता हूं? क्योंकि मैंने फर्स्ट चैप्टर पढ़ रखा है। तो इसका मतलब अगर मैं m इंटू वी बोलूं तो क्या मैं इसको बोल सकता हूं फाइनल मोमेंटम? यस सर। यस सर। क्या सभी को यहां तक क्लियर है? यस सर क्लियर। सर अब क्लियर है। ध्यान से देखें, अगर आप ध्यान से देखो इसको, तो देखो इनिशियल मोमेंटम कुछ है, फाइनल मोमेंटम कुछ है। तो क्या मैं लिख सकता हूं चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, क्योंकि ये पी फाइनल होगा, Yes, sir. सॉरी Yes, ये sir. पी इनिशियल होगा और ये हमारा पी फाइनल होगा। क्या सभी को यहाँ तक क्लियर है? यस सर। तो अब यहाँ देखो पी फाइनल जो था वो था m इंटू वी, तो क्या मैं लिख सकता हूँ एम वी माइनस एम यू? यस सर। m से m यस सर। तो m कॉमन लेके हम लिख सकते हैं v m इंटू वी माइनस यू, तो ये Yes, हमारा sir. हो गया चेंज इन मोमेंटम। क्या ये सभी को क्लियर है? यस Yes, सर। sir. ये यस एक्सेलेंट। सर। एक मिनट सर नोट कर लो। हाँ बेटा नोट कर लें, सभी नोट कर लें इसको। सर डन। सर थोड़ा सा स्क्रॉल कर दीजिए उसको। बेटा कहाँ स्क्रॉल करूं? बेटा यही लिखा हुआ है जो लिखा है इसमें, स्क्रॉल कहाँ करूं? सर 2 मिनट्स। नहीं वो तो 4-5 मिनट ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन स्क्रॉल कहाँ करना बेटा? जो बच्चा कह रहा था स्क्रॉल करना है। हो गया सर। सर मुझे लगा ऊपर। ओके ओके कोई नहीं। सर फिर हम ये कह सकते हैं सर किसी ऑब्जेक्ट का अगर वेलोसिटी ज्यादा है तो उसका इनर्शिया भी ज्यादा होगा। इनर्शिया कहाँ? हाँ बेटा इनर्शिया ज्यादा होगा बिल्कुल, मतलब इनर्शिया, हाँ इनर्शिया ज्यादा होगा उसका वो एक्चुअली, लेकिन अभी हम सिर्फ मास से रिलेट करना सीखो, उसको इनर्शिया से वेलोसिटी से मत करो, क्योंकि बेसिक प्रॉपर्टी हमारी मास के साथ ही आपको अभी दिखाई गई है, आपका लेवल अभी वही है, आप उससे ऊपर मत जाओ। ठीक है, वैसे कह सकते हैं। ठीक है ओके सर। हाँ सर चेंज इन हाँ मोमेंटम क्या लिखा है आपने?
चेंज इन मोमेंटम बेटा पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, पी एफ मतलब पी फाइनल फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। सर ये लिख सकते हैं ना mv माइनस mvu। हाँ बेटा वो तो ऑटोमेटिकली नीचे आएगा ना, क्योंकि पी फाइनल हमारा m इंटू वी है और पी इनिशियल हमारा m इंटू यू है, वही तो लिखा है मैंने नीचे। कोई डाउट है इसमें बेटा? नो सर। नो सर। नो सर, नो डाउट। क्या यहाँ तक क्लियर है सभी को? यस सर, क्लियर है। यस सर। ओके नाउ Yes, होता sir. क्या है, ओके मैं अब आगे बढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा आप सभी। अब हुआ क्या, जो एक्चुअल में डेफिनेशन है फोर्स की, जो आपका सेकंड लॉ है, जो सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन है, उसमें वो कहता है फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट चेंज ऑफ मोमेंटम। तो आसान भाषा में जो F होता है वो एक्चुअल में इक्वल होता है, थोड़ा मैं डिफिकल्ट टर्म लिख रहा हूं लेकिन इसको इस तरह से ये मानना, डेल्टा P बाय डेल्टा T। चेंज इन मोमेंटम इसका मतलब चेंज होता है, सर डेल्टा मतलब चेंज होता है। चेंज हाँ बेटा, चेंज इन sir. मोमेंटम। सर आपने बताया था अर्लियर ओके चैप्टर में। ठीक है, चेंज इन टाइम। क्या सभी को ये चीज क्लियर है? सर वैसे चेंज इन टाइम लिखना जरूरी तो नहीं है ना? बेटा जनरली नहीं ऐसा लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन यहाँ डेल्टा लगाया मैंने इसलिए लिख दिया। सर डेल्टा तो हम Yes, बहुत sir. बड़े चेंज के लिए लगाते हैं ना। हाँ बेटा ज्यादा बड़े चेंज के लिए बिल्कुल। सर मोमेंटम में ग्राफ होता है? बेटा सबको, सबके अंदर सब होता है, बिल्कुल सबके अंदर सब होता है, मतलब रिलेट हो जाएगा ग्राफ से, वो मैं करना सिखा दूंगा अभी। क्या यहाँ तक सभी को क्लियर है? सर आपने वेरिएबल क्या दिया है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को? यस पी बेटा, डेल्टा पी, दिस इज पी। सर यहाँ पे फोर्स इज इक्वल्स टू आएगा या फिर प्रोपोर्शनैलिटी का साइन आएगा? बेटा अभी इक्वल टू ही लगाओ इसको, एक्चुअली प्रोपोर्शनैलिटी का लगा के के लगा के इक्वल 1 कर देते हैं, लेकिन अभी मैं उस चीज में आपको जाना ही क्यों है, आप सीधा लिखो F इज इक्वल टू रेट, F इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, दैट्स इट। वैसा होना चाहिए कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, होना चाहिए, ये मैं बता देता हूँ, ये लिख लेते हैं। फोर्स इज डायरेक्टली proportional to rate of change of momentum। जनरली जहां भी रेट आता है तो इसका मतलब होता है टाइम डिवाइडेड बाय टाइम, जनरली। अगर नहीं होता तो हमेशा लिखा जाता है फिर किससे चेंज है। क्या सभी को यहां तक क्लियर है? यस सर। यस, मिनट से रुक जाइए। हाँ बेटा रुक गया हूं मैं। यस सर, सर क्लियर। सर ये सेकंड लॉ है क्या? हाँ बेटा सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अभी बस पहले मैं बेसिक बता रहा हूँ, उसके बाद थोड़ा अभी मतलब ये एडवांस लेवल चल रहा है आसान भाषा में, बेसिक पे आऊंगा अभी थोड़ी देर में। सर मेरे मैडम ने बोला था कि फोर्स जो होता है वो भी मास इनटू एक्सेलरेशन, मतलब यही होता है रेट ऑफ चेंज। अभी आएगा बेटा, अभी आएगा, अभी रुक जाओ तुम, अभी वो मास इनटू एक्सेलरेशन आएगा, पहले अभी ये है। अभी तो एक्चुअल डेफिनेशन ये होती है, सेकंड लॉ की एक्चुअल डेफिनेशन ये है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। दिस इज द एक्चुअल सेकंड लॉ। जो F इज इक्वल टू M में है वो डिराइव्ड है, वो डिराइव हुआ है इसमें से, वो डेरिवेशन के बाद आया। हाँ वो डेरिवेशन के बाद आया है। जो बेसिक सेकंड लॉ है वो यही है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट चेंज ऑफ मोमेंटम। क्या यहाँ तक सभी ने लिख लिया? यस सर, लिख लिया सर अब ध्यान से देखना, मैं यस ऊपर सर लिख वाली, लिया। ओके मैं अब दोबारा चीज लिख रहा हूँ ऊपर वाली। क्या लिखा था मैंने अभी ऊपर कि F जो है इक्वल टू है, मैं प्रोपोर्शनल लगा के अगर आपको समझाना हो तो F इज प्रोपोर्शनल टू, ये dp बाई dt लिखते हैं। dp मतलब स्मॉल चेंज होता है, d मतलब होता है स्मॉल चेंज, शायद मैंने बताया हो लास्ट क्लासेस में। यस सर, बताया था स्मॉल चेंज, ठीक है, और यहाँ लिमिट लग जाती है, लेकिन अभी मैं उन चीजों में जा नहीं रहा हूँ। तो एक्चुअल में F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dp बाई dt, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू k dp बाई dt। इस k को हम 1 ले लेते हैं तो इसलिए इसकी ज्यादा वैल्यू होती नहीं है, तो हम क्या ले लेते हैं, F इज इक्वल टू dp बाई dt।
अब dp का मतलब क्या, वही चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम को हम क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा, चेंज इन मोमेंटम को हम क्या लिखेंगे, तो f इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। तो अब इसमें मैं मास को दोनों को वैल्यू अलग दे रहा हूं, m2v2 माइनस m1v1, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल मोमेंटम, दिस इज नोन एज फाइनल मोमेंटम, दिस इज नोन एज इनिशियल मोमेंटम। अभी मैं बताता हूं मैंने किया क्या है, इनिशियल मोमेंटम, जस्ट अ सेकेंड थोड़ा, ओके, तो इनिशियल मोमेंटम, तो फाइनल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम। अब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। अब ध्यान से सुनिएगा, जनरली जो होता है वो मास हम कांस्टेंट मानते हैं, लेकिन अगर मैं रॉकेट का केस लेता हूं तो आपने देखा होगा रॉकेट के अंदर जो बहुत सारा फ्यूल बर्न होता है एक साथ, क्या सभी ने महसूस किया है? क्योंकि जब रॉकेट ऊपर जाता है तो बहुत सारा फ्यूल बर्न करते हैं उसका। यस सर। यस तो सर। hence होता क्या है, एस्केप वाला से हाँ बेटा, वो 11 एस्केप वेलोसिटी अलग चीज 11 है, किलो। हाँ वो अलग चीज है, अभी उसमें हम नहीं जा रहे। इंपॉर्टेंट क्या है कि जब रॉकेट बर्न होता, रॉकेट जलता, मतलब ऊपर की तरफ जाता है, जब प्रोजेक्ट करते हैं हम उसको, तो बहुत सारा फ्यूल जो है वो बर्न होता है। तो इसका मतलब क्या है, उसका मास बहुत ज्यादा चेंज होता है। जैसे गाड़ी चल रही है, तो गाड़ी चल रही है तो उसमें पेट्रोल खर्च होता है, तो गाड़ी का भी मास चेंज हो रहा है, लेकिन वो गाड़ी के रिस्पेक्ट में बहुत कम है, तो इसलिए हम मास को कांस्टेंट मान लेते हैं। लेकिन रॉकेट के अगर हम केस में देखें तो उसमें हजारों लीटर पेट्रोल एक सेकंड में जलता है, तो इसलिए हम उसको जो है वो ये नहीं मान सकते कि भाई वो प्रोपोर्शनल नहीं है, उसका मास जो होता है वो मतलब चेंज होता है, हम ये कहते हैं। क्या सभी को दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया, गाड़ी के अंदर पेट्रोल जलना और रॉकेट के अंदर पेट्रोल जलना? यस सर, अंडरस्टूड। सर एक का कम है, एक का ज्यादा। एक में एक में जो फ्यूल है वो कम होता है, मतलब जो प्रोपोर्शनल है दोनों के वो अलग अलग है। एक में मास बहुत ज्यादा होता है गाड़ी का विद रिस्पेक्ट टू जितना फ्यूल जल रहा है, लेकिन रॉकेट के केस में जो फ्यूल जल रहा है वो बहुत ज्यादा होता है उसका मास, तो उसके अंदर मुझे ये वाला मास इंक्लूड करना पड़ेगा, ये वाला मास इंक्लूड करना पड़ेगा। लेकिन गाड़ी के केस में मुझे ये वाला मास इंक्लूड करना नहीं पड़ेगा, जिसमें मैं कह सकता हूं कि मास कांस्टेंट है। क्या सबको ये चीज क्लियर है? ओके सर। यस सर। तो अगर मैं कह देता हूं कि मास कांस्टेंट है, अगर मैं मास ले लेता हूं कांस्टेंट मान लेता हूं, तो क्या मैं लिख सकता हूं इसको F इज इक्वल टू मास मैंने कांस्टेंट ले लिया, फिर मैं लिख सकता हूं V माइनस यू अपॉन टी। क्या लिख सकता हूं इसको, ये चीज में? यस सर। यस सर। राइट, तो इस चीज को फिर हम कहते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन, जो लोग आप पढ़ते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ, तो दैट इज फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट चेंज ऑफ मोमेंटम। ये देखो अभी हमने डिराइव किया है F इक्वल टू m इंटू ए, तो अगर एक्चुअल में देखो तो एनसीईआरटी वालों को भी ये गलत करना चाहिए, लेकिन मतलब वो थोड़ा इजी रखते हैं बच्चे को, तो उन्हें लगता है F इक्वल टू अगर m में भी लिखा है तो वो ठीक ही लिखा है, वो मतलब इतना ज्यादा प्रेशर करते नहीं है। लेकिन अगर एक्चुअल में पूछा जाए तो फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है। हाँ बेटा बोले। सर फ्यूल कंजप्शन से मास का कहाँ वो रिलेशन हो गया? क्यों बेटा, अगर फ्यूल कंजम्पशन होगा गाड़ी के अंदर, कार के अंदर, तो फ्यूल का कोई मास नहीं होता क्या? मास कम हो जाएगा ना सर? हाँ बेटा मास कम होगा, ऑब्वियसली बात है। सर अगर हम मास को कांस्टेंट ना ले तो उस टाइम पे कैसे होगा ये? बेटा वो फिर इंटीग्रेशन लगेगी उसके ऊपर, वो अभी आपके लेवल पे नहीं है। ओके सर। ठीक है। सर मुझे रॉकेट वाला एग्जांपल नहीं क्लियर हुआ। कौन सा वाला? सर ये कार में फ्यूल और रॉकेट के फ्यूल का मास से क्या कनेक्शन है, मुझे नहीं आया समझ ये वाला। बेटा रॉकेट का जो रॉकेट के अंदर फ्यूल जो जलता है वो 1000 किलोग्राम पर सेकंड जलता है लगभग। हेलो, यस सर। एक बार सुनो बेटा मैं क्या कह रहा हूँ, कि जब हम रॉकेट के अंदर फ्यूल जलाते हैं, रॉकेट का जो हमारा फ्यूल होता है, रॉकेट के अंदर जो एक्चुअली पेलोड होता है ना, वो बस हमारा ये होता है, ये वाला पार्ट होता है। बाकी जो ये इतना बड़ी चीज होती है ना, ये सब सिर्फ फ्यूल, ज्यादातर ये 80 to 90% बस फ्यूल का भरा होता है, ये वाला जितना भी पार्ट होता है। सर सिमुलेटिंग में भी सर जब करते हैं तो सर ऊपर वाला पार्ट ही होता है सर मेन पार्ट, बाकी सब सिर्फ फ्यूल के लिए होता है और फिर डिटैच हो जाता है जब खत्म हो जाता है। यस सर। ठीक है। अब जो इसका वेट होता है ये एक्चुअली 1000 किलोग्राम से 2000 किलोग्राम के बीच में ही चलता है इनका वेट, लेकिन ये वाला मतलब इस चीज पूरे का जो वेट होता है वो करीबन मतलब 1 लाख किलोग्राम तक चला जाता है, जो पूरे रॉकेट का वेट होता है।
ठीक है, लेकिन जो अपर वाला पार्ट है, जो ये वाला पार्ट है, वो अप्रोक्सीमेटली 1000 किलोग्राम से 2000 किलोग्राम तक ही रखते हैं। ज्यादा बड़े पेलोड होते हैं तो उसके लिए फिर ये वाला वेट है वो और ज्यादा हो जाता है। तो इसलिए बेटा मैं कह रहा हूं कि रॉकेट के केस के अंदर जो मास होता है वो बहुत जल्दी चेंज होता है। 1000 किलोग्राम अगर पेट्रोल 1 सेकंड में जलेगा तो इसका मास जल्दी चेंज होगा। ये समझ में आया बेटा या नहीं आया अभी भी आपको? नहीं आया, इसमें क्या दिक्कत आ रही है? कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, दिक्कत तो बाद में है। बेटा नहीं समझ में आ रहा तो यही तो दिक्कत है। इसमें क्या नहीं आ रहा, देखो अगर जो हम क्या कह रहे हैं कि जो फोर्स होता है जब किसी चीज पे लगती है तो उसका मोमेंटम चेंज होता है। अब मैंने क्या देखा, जो मोमेंटम होता है वो मास इनटू वेलोसिटी होती है। तो या तो मास चेंज होगा या वेलोसिटी चेंज होगी या दोनों चेंज होंगी। क्या ये चीज समझ में आई? हाँ। अब इसको इस तरह से देखो। अब एक केस तो है जिसमें मास बहुत जल्दी चेंज हो रहा है, अब बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है तो मुझे मास को भी इंक्लूड करना चाहिए। क्यों मैं एग्जांपल देता हूं आपको। आप इसको ऐसा लगाओ कि आपने ना एक बॉडी थी, उसके ऊपर 1000 न्यूटन का फोर्स लगाया एक बॉडी पे, जिसका मास था 100 किलोग्राम, ठीक है, या 1000 किलोग्राम, सॉरी 100 भी लगाओ 1000 लगाओ। तो मैंने 1000 न्यूटन का फोर्स लगाया एक ऐसी बॉडी पे जिसका मास है 1000 किलोग्राम। तो एक्सेलरेशन कितनी होगी? नो रिस्पॉन्स सर 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बेटा ये चीज समझ में आई आपको या नहीं आई? यस या नहीं? सर। नहीं, अभी उस गुड़िया की बात कर रहा हूं मैं अभी। बेटा आपको ये वाली चीज समझ में आई या नहीं? सर मुझे नहीं आई। नहीं आई, चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, इसको भी छोड़ो। आप इसको ऐसा लगाओ, मैंने 1000 किलोग्राम 1000 न्यूटन फोर्स लगाई एक ऐसी बॉडी पे जिसका 1000 किलोग्राम मास है, ठीक है। अब कुछ देर बाद इसका जो मास हुआ वो 900 किलोग्राम हो गया अचानक से, क्योंकि फ्यूल बर्न हो रहा है आसान भाषा में। अब मैंने दोबारा इसके ऊपर 1000 न्यूटन फोर्स लगाया। अब इसके ऊपर कुछ इफेक्ट होना चाहिए वजन कम होने का या नहीं होना चाहिए? बस ये सोच के देखो। होना चाहिए। होना चाहिए। मतलब ये 1000 न्यूटन वाली फोर्स जो है वो इसके ऊपर ज्यादा इफेक्ट डालेगी, ये चीज समझ में आती है? हाँ। अब इसी को दूसरे तरीके से देखो, इसका जो वजन कम हुआ वो कम तो हुआ, लेकिन अब हो गया 99.9 किलोग्राम। अब ये 1000 किलोग्राम इफेक्ट डालेगा इसके ऊपर? डालेगा, लेकिन बहुत कम डालेगा। क्या ये चीज समझ में आती है? हाँ। जबकि 900 किलोग्राम में बहुत ज्यादा डालेगा। यस। तो यही चीज मैं बताना चाह रहा हूं कि जब मास ज्यादा चेंज होता है, जो कि रॉकेट के केस में होता है, तो मुझे उस मास को कंसीडर करना पड़ता है। लेकिन अगर मैं ये देखो इन दोनों के अंदर में देखूं तो क्या मैं मास कांस्टेंट ही मान सकता हूं क्योंकि बहुत कम इफेक्ट पड़ रहा है? यस। इसीलिए अब क्या ये वाली चीज बेटा समझ में आई या नहीं आई मैं क्या बोल रहा हूं इसमें? हाँ सर आ गई। समझ आ गई है। नहीं बेटा उसको बात उसकी है, बाकी सबको आ गई है मुझे पता है। अभी पहले बच्चे की बात चल रही है तो अभी उसी को ध्यान से सुनने दो। तो बेटा इसलिए हम क्या करते हैं कि ये जो मास अगर इतना चेंज हुआ, बस मास ध्यान से देखो कितना, इसको भी अगर आप कार के केस में लो तो एक और 9 लगाना पड़ेगा आगे, क्योंकि 100 ग्राम भी एक साथ नहीं जलता, 10 ग्राम तक ही जलता है। तो मतलब इतना सा फ्यूल मतलब इतना चेंज हुआ बस मास में। तो इतना मास में चेंज हुआ तो हम कहते हैं चलो यार मास तो बराबर सेम सा ही है। क्यों? क्योंकि बहुत देर बाद भी जाओगे तो ज्यादा कम नहीं होगा। लेकिन इसका सोचो अगर मैं 100 किलोग्राम हर सेकंड चेंज करता रहूं तो जस्ट 5 सेकंड के अंदर ये वाला जो मास है ये 500 किलोग्राम ही रह जाएगा। और वापस से अगर 100 न्यूटन फोर्स लगाओगे तो ये बहुत ज्यादा इफेक्ट डालेगा। क्या बेटा ये चीज समझ में आई है आपको? एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा बोले। सर जब हमें फ्यूल कम ही करना है तो शुरुआत में ही क्यों ना इसमें कम बेटा फ्यूल फ्यूल मुझे कम नहीं करना, फ्यूल एक्चुअली कम होता है क्योंकि वो जलता है। अगर आप जलाओगे नहीं तो वो फोर्स कहां से Yes, मिलेगी sir. जिससे वो ऊपर जाएगा? यस सर। मेरी तरफ से तो फ्यूल लगाओ ही मत, अगर ऊपर उसे ऐसे ही भेजना है फेंक के भेज दो। लेकिन वो फोर्स इतनी जनरेट कैसे करोगे, उसकी वेलोसिटी इतनी जनरेट कैसे करोगे? ओके सर ओके। फ्यूल कम करना मेरा वो लॉजिक नहीं है, मैं कम नहीं करना चाह रहा, वो कम होता है वो चलने के लिए। मतलब हाँ। जब रॉकेट के लिए सर हमें एक्सटर्नल फोर्स भी लगाना पड़ता है और उसका फ्यूल का भी फोर्स लगता है जलने से। एक्सटर्नल फोर्स लगाना ही नहीं पड़ता बेटा, वो जो फ्यूल जो जल रहा है वो अपने आप एक्सटर्नल फोर्स लगाता है।
रॉकेट कभी जलाया नहीं है क्या आपने? जो पटाखे जलाते हैं दिवाली पे, रॉकेट जलाया है? नहीं सर, कभी नहीं जलाया। कभी नहीं जलाया? किसी को जलाते हुए देखा है? सर देखा नहीं है सर। देखा नहीं है? बॉटल में डाल के सर उसका जो एक निकला होता है तेल जैसा, हाँ, उसको जलाते हैं। उस पे लगाते हैं। कोई फेंकता थोड़ी है कि भाई लो मैं मतलब ऐसे ही फेंक दूंगा ऐसे उड़ जाएगा। वो टिप लगाते हैं ना उसमें। तो लगाते क्यों है? क्योंकि उसके अंदर वो जलता है तो वो एक बारूद के पास जाता है, जिस मतलब एक लड़ी के पास जाता है जिसके अंदर थोड़ी एनर्जी होती है, जो वो एनर्जी उसको वो उस केमिकल एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट करके उसको ऊपर ले जा, काइनेटिक एनर्जी में, सॉरी। तो वो मूव करके पहले ऊपर जाता है और फिर वो ऊपर जाके फटता है। अब ऐसा थोड़ी है कि हम हाथ से उठा के फेंक रहे हैं। अब भाई पटाखे के केस में वो पोटेंशियल एनर्जी उस बारूद के अंदर है, जबकि अगर मैं दूसरे केस में कहूँ रॉकेट के अंदर, मुझे अलग से फ्यूल लगाना पड़ता है। क्या ये चीज समझ में आई है? यस सर। बेटा आपको समझ में आई है? आप नहीं समझ में आई थी बच्ची को? आ गई सर। ओके, तो अब मैं वापस से आ रहा हूं। तो हैंस मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि जो मोमेंटम, जो फोर्स होता है वो चेंज ऑफ रेट, चेंज ऑफ मोमेंटम पे लगता है। लेकिन जनरली आपके लेवल पे जितने भी सवाल होंगे उन सब में मास कांस्टेंट होगा। मास कांस्टेंट होगा तो हम क्या करते हैं, मास कॉमन ले लेते हैं। तो अंदर क्या रह जाता है, v माइनस यू, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, डिवाइड बाय टाइम है। तो ये आपने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी होगी, v माइनस यू अपॉन टी। सर एक्सेलरेशन। यस सर। तो एक्सेलरेशन होता है, तो इसलिए हम डायरेक्ट लिख देते हैं F इज इक्वल टू m इंटू ए। F इज इक्वल टू m इंटू ए। तो ये हमारा सेकेंड लॉ से डिराइव्ड इक्वेशन है। ये सेकंड इक्वेशन, सेकंड न्यूटन्स लॉ ऑफ सेकंड इक्वेशन, सॉरी न्यूटन्स लॉ ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ नहीं है, ये सिर्फ उसकी डिराइव्ड वैल्यू है। अगर हम सेकंड लॉ देखेंगे तो वो ये होगा, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट चेंज ऑफ मोमेंटम। क्या अभी सबको समझ में आया या अभी भी किसी को डाउट है? प्लीज बताएं मुझे। सर समझ आ गया। अंडरस्टूड। सभी को? सर अंडरस्टूड। सर एक बात पूछनी है। हाँ पूछे बेटा, पूछे। सर अगर एक्सेलरेशन 0 होगी तो फोर्स भी 0 होगी। हाँ तो बेटा। मतलब तो ये हुआ कि अगर एक गाड़ी जो है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चली है, कहीं पर टकराती है, तो उस पर कोई एक्सेलरेशन तो था नहीं, तो वो तो कोई इफेक्ट भी नहीं डालेगी। नहीं, एक मिनट, अगर किसी से टकराई तो बेटा उसकी वेलोसिटी 0 हो गई ना। ओके सर। क्या सभी को यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट है किसी को यहाँ तक? नो सर, नो डाउट सर। अब आप ध्यान से अगर देखें तो आपने फर्स्ट चैप्टर में जो भी पढ़ा वो सब इसके अंदर अब अप्लाई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने क्या कहा, आपको याद होगा एक क्वेश्चन, मैं थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन ही सीधा कराता हूं ताकि आप लोगों को ध्यान रहे। मैं आपको कहता हूं कि एक बॉल है, आपको याद होगा एक बॉल है 5 मीटर से मैंने छोड़ी और वो 1.5 मीटर हाइट तक पहुंच गई टकराने के बाद। क्या याद है ऐसा कोई क्वेश्चन था? ऐसा क्वेश्चन। यस सर। याद है? और हमने इसमें एक्सेलरेशन निकाली थी, तो हमने कहा था एक बॉल बिल्कुल टकराने से पहले और टकराने के बाद वाली वेलोसिटी निकालो। याद है सभी को? यस सर। यस सर। है ना? अब मैंने क्या कहा आपको यहाँ पे मास दे दिया। पहले तो मैंने कहा मास इस बॉल का जो है वो 100 ग्राम्स है। पहली चीज तो मैंने ये दे दी। क्या ये देने के बाद क्या आप चेंज इन मोमेंटम निकाल सकते हैं? यस सर। यस सर। सभी क्या चेंज इन मोमेंटम निकाल सकते हैं व्हेन बॉल स्ट्राइक्स? यस सर। सभी की तरफ से ये सभी भी नहीं आ रहा मुझे, दो लोगों की तरफ से यस आ रहा है। सर को ड्रॉप किया और जब वो अपनी फाइनल हाइट तक पहुंच गई सर, उन दोनों जगहों पे तो यू और बी 0 ही है ना? हाँ बेटा, यहाँ वाली पे इनिशियल वेलोसिटी 0 है और ये केस, इसको केस 1 मानेंगे, इसको केस 2 मानेंगे। यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी 0 है, यहाँ v 0। बेटा कुछ कह रहे थे कोई और? अभी मैं पीछे आवाज चली। दोनों केसेस में अलग अलग चेंज ऑफ मोमेंटम निकालना है ना? नहीं बेटा, इसके अंदर क्या चेंज हुआ? क्यों? बॉल टकराने से पहले और टकराने की बाद वाली वेलोसिटी निकालो और फिर दोनों का मास, मतलब दोनों की वेलोसिटी से सॉरी, फिर उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, mv माइनस mu। बॉल का मास तो चेंज हो नहीं रहा, तो m को मल्टीप्लाई कर देंगे v माइनस u से, तो ये हमारी v होगी, ये u होगा। क्या क्लियर है ये वाली चीज? सर वो तो समझ आ गया, लेकिन सर यू कैसे निकालेंगे हम लोग, क्योंकि हमें मास दिया है। इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है बेटा? यस सर। डिस्टेंस दे रखा है 5 मीटर।
यस सर। जैसे एक्सेल अगर फ्री ट्रेन फॉल आएगा का केस आंसर। है तो एक्सेलरेशन भी दे रखा होता है, कितना होता है -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यस ओके सर। सर, समझ आ गया सर। आ मैंने गया समझ टेस्टिंग में? की था। कोई बात नहीं, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as से निकाल सकते हैं सभी ये वाली यस यस वेलोसिटी। सर। सिमिलरली आप ये वाली वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as करके। यस सर। ठीक है, तो एक में ये फाइनल वेलोसिटी निकालनी है और एक में ये इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है। और फिर इसके अंदर इसी को मतलब ये जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो यहाँ पे ये वाली फाइनल वेलोसिटी होगी और वेलोसिटी हो जाएगी हाँ और इसकी ये इनिशियल वेलोसिटी हो और जाएगी। ये इनिशियल हो जाएगी। क्या सभी को ये वाली चीज क्लियर है? किसी को डाउट है इसमें? मतलब सर इसमें दो केसेस No, नहीं sir. बनेंगे, हमें एक ही केस करके बनाना पड़ेगा ऐसे। बेटा केस तो दो बनेंगे, लेकिन वो दोनों केस एक तीसरा केस होगा जो लगने से पहले और लगने के बाद वाली वेलोसिटी को बराबर करता है, मतलब उसको ओके रिलेट सर। करेगा। ठीक है ना, केस ओके सर। दो बनेंगे। ओके, अब इसी के साथ अगर मैं एक और केस बताऊं, ध्यान से सुनिएगा। एक और इस बार आसान वाला केस बता रहा हूं, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। मैं क्या कहता हूं कि भाई ये कार है, इनिशियल वेलोसिटी इट इज 0, एक्सेलरेशन जो है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, राइट। मैं कहता हूं 10 सेकंड बाद ये क्या हुआ, जस्ट अ सेकंड, ये अचानक पता नहीं क्या हुआ। ओके 10 सेकंड बाद चेंज ऑफ मोमेंटम निकालो, चेंज इन मोमेंटम। 10 सेकंड बाद चेंज इन मोमेंटम निकालना है। सर बॉडी का मास कितना है? बॉडी का मास लेट्स 500 किलोग्राम। ओके सर। सर 50,000 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। सर सर 5,000 50,000 मीटर पर सेकंड, 50,000 किलोग्राम मीटर पर। नहीं, सर 5,000 होगा सर, 5,000 किलोग्राम मीटर 5,000 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। 5000 सर 50,000 सर 50,000 होगा सर, 5,000 50,000 पता नहीं कौन भी होगा ना, तो v इक्वल्स टू u प्लस at से पहले v निकालेंगे, उसके बाद फिर m into v हाँ। माइनस v देंगे। आएगा सर, v 100 मीटर पर सेकंड आएगा तो v 100 मीटर आएगा कि सभी को क्लियर है? अगर मैं 10 सेकंड बाद Yes, देखता हूँ sir. तो v जो आएगा वो 100 मीटर पर Yes, सेकंड sir. आएगा। Yes, sir. और चेंज इन मोमेंटम जो होगा वो p फाइनल माइनस p इनिशियल होगा। फाइनल होगा मास इनटू वेलोसिटी, मतलब 500, दोनों में मास कॉमन है तो 500 ही ले रहा हूं मैं। वेलोसिटी इज 100 माइनस 0। क्या सभी को ये वाली चीज क्लियर है कि 50,000 आ जाएगा? यस सर। यस सर क्लियर। ओके, तो 50,000 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, राइट। चलिए अच्छा ध्यान से सुनिएगा आप सभी, अब ध्यान से सुनिएगा। अभी मैंने क्या बोला, F जो होता है वो रेट चेंज ऑफ मोमेंटम होता है, तो dp बाई dt कहते हैं उसे। क्या सभी को वाली चीज क्लियर है? यस सर। Yes, sir. तो क्या मैं लिख सकता हूँ p फाइनल माइनस p इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम, ये भी लिख सकता हूँ इसको? यस सर। Yes, sir. क्या आप अब इस चीज को बताइएगा, क्या मैं लिख सकता हूँ f इंटू टी इज इक्वल टू p फाइनल माइनस p इनिशियल? यस सर। Yes, sir. क्या ये लिख सकता हूँ इसको? यस सर। Yes, सभी sir. को क्या ये वाली चीज क्लियर है? ये वाली यस सर। Yes, ओके sir. Clear ध्यान है, से sir. देखिएगा, इसका मतलब क्या है कि फोर्स की जो यूनिट है वो न्यूटन है, टाइम की जो है सेकंड है। क्या मैं मोमेंटम की यूनिट को लिख सकता हूँ? पहली चीज तो क्या हुआ, चेंज इन मोमेंटम जो है, चेंज इन मोमेंटम जो है वो हो गया फोर्स इनटू टाइम। क्या ये सभी को क्लियर है? यस सर। चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम, क्या ये सबको क्लियर है? Yes, sir. यस सर। नाउ एक चीज और, जो हमारी मोमेंटम है क्या इसको हम न्यूटन सेकंड भी लिख सकते हैं? Yes, sir. ध्यान से देखिए, क्योंकि मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, देखो यूनिट तो सबकी सेम ही रहेगी ना, तो हेंस अगर, क्योंकि मैंने इस इनिशियल मोमेंटम को अगर 0 ले लिया तो आप ध्यान से देखिए फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू f इंटू टी हो जाएगा। और फोर्स हमारा न्यूटन में होता है और टाइम सेकंड्स में होता है, तो हमारी जो न्यूटन मतलब मोमेंटम की एक तो यूनिट होती है किलोग्राम मीटर पर सेकंड, या फिर हम इसको न्यूटन पर सेकंड भी कह सकते हैं, सॉरी न्यूटन सेकंड। हाँ बेटा। सर आपने लिखा p इज इक्वल टू kgm बाय s स्क्वायर, सर स्क्वायर क्या होगा? ओह सॉरी, ठीक है, न्यूटन किलोग्राम मीटर पर सेकंड, राइट, न्यूटन सेकंड। क्या ये सभी को क्लियर है ये वाली चीज? Yes, sir. यस सर। ओके
नाउ एक चीज मैं अब इसमें ऐड कर रहा हूं, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। ये जो F इंटू टी होता है, ये जो F इंटू टी है, इसको इम्पल्स भी कह देते हैं, इम्पल्स। Impulsive force. अब आप ध्यान से इसको सुनिएगा, इसको समझने के लिए। देखो कभी भी जब भी कभी हम फॉर एग्जांपल कहीं जा रहे हैं, मतलब सॉरी गाड़ी में जाते हैं, तो गाड़ी में आपसे कहा जाता है सीट बेल्ट लगाओ। क्या सभी को सुनाई दे रहा है? Yes, sir. तो गाड़ी में आपसे कहा जाता है सीट बेल्ट लगाओ, तो होता क्या है, देखो वो सीट बेल्ट करती क्या है। ध्यान से देखो, आप 10 मीटर पर सेकंड से चल रहे हो, गाड़ी रुकेगी तो आपकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, मास आपका चेंज होता नहीं है। अगर आप 100 किलोग्राम के तो 100 किलोग्राम के रहोगे। इसका मतलब जो मोमेंटम होता है वो तो कांस्टेंट ही रहता है, जो चेंज इन मोमेंटम है वो तो सेम रहेगा, लेकिन ये टाइम वेरी करता है। ये टाइम एक्चुअली ज्यादा डिफिकल्टी प्रोड्यूस करता है। जैसे अब अगर मैं कहता हूं कि F इंटू टी इज इक्वल टू 100 है, लेकिन यही टाइम अगर ये टाइम कम हो जाए, मतलब ये टाइम हो जाए 0.01, तो आप देखोगे जो फोर्स हो जाएगा वो 10 टू द पावर 4 हो जाएगा। क्या ये चीज सबको समझ में आया? अगर टाइम 0.01 हो जाए तो 10 की पावर 4 हो जाएगा। अब इसका मतलब क्या है? नहीं आया, ओके बेटा। अगर इसको इस तरह से लो कि अगर आप किसी जगह से कूदते हो जमीन पे और फर्श है, तो फर्श से आप हेलो जल्दी पढ़ा रहा हूँ, ओके ओके ध्यान से सुने। मैं क्या कह रहा हूँ, अभी इसको भी छोड़ो, फिर थोड़ा और धीरे हो जाते हैं। व्हाट आई एम सेइंग इज F इंटू टी, ये समझ में आया बेटा? F इंटू टी इज इक्वल टू 100, या ये भी नहीं आया? सर टाइम आपने 0.1 सेकेंड लिया था ना? अभी रुको, मैं दोबारा से आ रहा हूँ इन चीजों पे, ध्यान से सुनिएगा। मैंने क्या बोला? F इंटू टी जो होता है वो होता है P फाइनल माइनस P इनिशियल। क्या ये सभी को समझ में आया यहां तक? यस सर। यस सर। अब मैंने क्या कहा आपको कि जब आप फर्स्ट केस लेते हैं, इसमें ऐसा लगाओ, जब आप गाड़ी चला रहे होते हैं तो आपको सीट बेल्ट कही जाती है, सीट बेल्ट बांधने के लिए। वो क्यों कहा जाता है? ताकि जब आप आगे की तरफ जाएं, जब आप मान ले ये गाड़ी इधर चल रही है, आप यहाँ बैठे थे, आपने सीट बेल्ट, आप यहाँ बैठे थे, आपने सीट बेल्ट लगा रखी थी, तो गाड़ी जब रुकेगी अचानक तो आप आगे जाओगे, नो डाउट, वो वैसे भी जाओगे, बेल्ट लगा रखी होगी तो भी और नहीं लगा रखी होगी तो भी। लेकिन जब आपने बेल्ट लगा रखी होगी तो कोई ऐसी फोर्स होगी जो आपको मतलब दूसरी डायरेक्शन में भी पुश करेगी। क्या ये चीज समझ में आती है? इधर पुश करेगी। यस सर। और ये जो गाड़ी की ब्रेक लगने की वजह से जो आप आगे गए वो तो गए ही गए। ना वो हुआ क्या कि इस वाले जो फोर्स बेल्ट की वजह से लग रही थी, उसने क्या किया, इस टाइम को बढ़ा दिया। इस टाइम को बढ़ाया तो इसका मतलब क्या हुआ, जो आपकी फोर्स है, ध्यान से देखना, ये तो कांस्टेंट है, तो हम क्या कह सकते हैं, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, इस वाली इक्वेशन को देखकर। यस सर। Yes, sir. ये चीज सभी को समझ में आती है? सर बोले फिर हमने ये रिलेशन यहाँ से क्यों निकाला? वो तो हम वहां से भी निकाल सकते थे ना, निकाल सकते थे, लेकिन अभी समझा मैं यहाँ से रहा हूँ, मैं भी समझा यहाँ से रहा हूँ, इसलिए वो वैसे भी है, लेकिन यहाँ पे कुछ और चीज समझा रहा हूँ। सर मुझे एक चीज क्लियर नहीं हुई, जैसे जो फाइनल मोमेंटम है वो है मास, सर मास इनटू वेलोसिटी है ना, वो भी तो ये 0 होगा ना। देखो फाइनल मोमेंटम हमारा, जैसे अगर हमने गाड़ी रुक गई तो फाइनल मोमेंटम 0 हो गया। इनिशियल मोमेंटम, मान लो गाड़ी का मोमेंटम था 100 किलोग्राम गाड़ी थी और 10 मीटर पर सेकंड से चल रही थी, तो जो मोमेंटम हो गया वो 100 इंटू 10 हो गया। जो मोमेंटम हो गया वो हमारा 100 इंटू 10 हो गया, 1000 हो गया अप्रोक्सीमेटली। क्या ये चीज क्लियर है? यस। तो अब मैंने क्या कहा, ये एक्चुअली मतलब चाहे कितनी भी वेलोसिटी चल रही हो, वो मोमेंटम आखिर आके तो 0 ही हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये पूरा कांस्टेंट ही रहेगा, क्योंकि आखिर में आके तो उसे 0 ही होना है। कोई बॉल उछली, आपकी तरफ कैच आ रही है, तो आपने देखा होगा आपका हाथ पीछे की तरफ जाता है, ऐसा नहीं है कि वहीं के वहीं आप रोक लेते हो। अगर कोई क्रिकेट खेलता हो तो वो कर क्या रहा है, वो एक्चुअली करता क्या है, वो इस टाइम को ना बढ़ाता है। इस टाइम को हमें बढ़ाना है, जितना ज्यादा हम बढ़ाएंगे उतना फोर्स कम लगेगा। क्या ये सबको समझ में आया है कि ये टाइम जितना ज्यादा होगा उतना फोर्स मेरा कम लगेगा, अपने आप कम हो जाएगा? यस सर, आ गया समझ में। सर टाइम बढ़ाने से मतलब फोर्स कम हो जाता है, तो उससे प्रेशर कम पड़ता है हाथ पे। हाँ बेटा, इसे फोर्स से रिलेट करो, अभी प्रेशर से मत करो, अभी फोर्स से रिलेट करो। प्रेशर इज अ डिफरेंट थिंग आ जाती है फिर वो, अभी इसको फिर फोर्स से रिलेट करो कि टाइम जितना ज्यादा होगा उतनी फोर्स कम होगी।
क्योंकि अगर देखो, मैं इसको आसान भाषा में अगर कहूँ, वैल्यूज डाल के देखते हैं कि अगर हमारे पास ये टाइम, ये 1000 हमारा ये आ गया, ये वाला मल्टीप्लाई करके, टाइम हमारा अगर 1 सेकेंड होता तो ये जो फोर्स होता ये -1/1000 हो जाता, 1000 हो जाता। लेकिन अगर यही टाइम 10 सेकेंड्स हो जाए, या यही टाइम 2 सेकेंड्स हो जाए, या 3 सेकेंड्स हो जाए, तो 2 सेकेंड्स होते ही ये वाली फोर्स जो होगी वो 500 न्यूटन हो जाएगी, तो आधी रह जाती है। ये कब है? जब t 2 सेकेंड्स रखेंगे और t जब 1 सेकेंड रखेंगे। तो अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि जब आप फर्श पे गिरते हो, तो फर्श पे जब आप गिरते हो तो एक्चुअली ये जो टाइम होता है ये बहुत कम होता है, दिस टाइम इज वेरी स्मॉल, जब हम फर्श पे गिरते हैं। लेकिन अगर हम मिट्टी के ऊपर कूदते हैं तो ये वाला टाइम ज्यादा होता है। या जब हम कोई, आपने देखा होगा जो हाई जंप करते हैं लोग, गद्दे लगाए थे। हाँ, जो हाई जंप करते हैं लोग, आपने देखा होगा वो मैट लगा के करते हैं ताकि उस मैट पे गिरे तो वो नीचे की तरफ जाता है, फिर वापस उछलता है। देखा है सभी ने ओलंपिक्स में? टाइम बढ़ा देते हैं ना वो लोग। तो वो करते क्या है? सॉरी, क्या कह रहे हैं बेटा? हेलो, चल, कह रहा था उसने नहीं कहा। ओके, तो हेंस मैं क्या कह रहा हूँ कि टाइम जो है वो बढ़ाना होता है। जब हम गाड़ी के अंदर भी देखते हैं तो एक तो सीट बेल्ट लगाते हैं, उसके बाद आपने देखा होगा हम एयर बैग्स भी खोलते हैं, तो एयर बैग्स भी एक्चुअली इसी टाइम को बढ़ाते हैं ताकि आपका जो स्पीड है, इम्पैक्ट जो होता है वो कम हो जाए, इम्पैक्ट होता है वो और कम हो, प्लस जो टाइम है, यही वाला टाइम एक्चुअली इवेंचुअली ये वाला, अगर वो देखो वो ये बढ़ा देंगे तो फिर फोर्स कम हो जाएगा, क्योंकि क्या ये सभी को क्लियर है? सर बॉल का भी तो एग्जांपल है, अगर हम लोग बॉल को देर से रोकें तो सर वो नहीं, उससे कोई इंजरी नहीं होगा और वो सेफ और इजी होगा। हाँ बेटा, वो वही वाली चीज है कि अगर मैं बॉल को जब हम कैच करते हैं तो हमारा हाथ जो होता है वो पीछे की तरफ अपने आप जाता है, लेकिन अगर वही हम आगे की तरफ बिल्कुल स्ट्रिक्ट हैंड रख लें तो वो हाथ को इंजर भी कर सकता है। क्या सभी को यहाँ तक क्लियर है? यस सर, क्लियर। एक बच्चे को तो क्लियर नहीं हुआ मुझे लग रहा है। सर मुझे नहीं हुआ। हाँ बेटा, इसमें क्या दिक्कत आ रही है पहले ये बताओ, सोच के देखो एक बार कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा? नहीं आ रहा। हाँ बोले बेटा, कुछ और कोई कह रहा था? हाँ सर एक बार सर आप वो कर देना स्क्रॉल अप। सर बोले सर एक बार मुझे जो आपने सर पहला एग्जांपल कराया था ना, उसमें क्या क्या फाइंड करना है सर, एक बार वो दोबारा बता दो। पहला वाला एग्जांपल ये वाला कह रहे सर हो? हाइट वाला था, सर 5 मीटर और 1.5 वाला। इस वाले के अंदर बेटा चेंज इन मोमेंटम निकालना था। सर चेंज इन मोमेंटम में हम सर v और u कौन कौन से लेंगे? बेटा इसमें क्या होगा, बॉल टकराने से पहले और बॉल टकराने के बाद क्या वेलोसिटी है। मोमेंटम तो वहीं चेंज हुआ है जहां बॉल टकराई, और टकराने से पहले और टकराने के बाद। वैसे तो ऊपर से नीचे तक चेंज होती आ रही है, लेकिन जो टकराने से पहले थी और जो टकराने के बाद है, इम्पैक्ट के पहले और इम्पैक्ट के बाद जो वेलोसिटी है उनको हमने लिया। टकराने से पहले को हमने इनिशियल वेलोसिटी बोला, टकराने के बाद को फाइनल वेलोसिटी बोला, और उसको फिर मैंने m इंटू v माइनस यू कर दिया। सर मतलब जो हमने v लिया है वो एंड में तो जीरो ही है, जीरो लेंगे उसका? नहीं, जीरो क्यों होगा बेटा, हम ये वाली वेलोसिटी थोड़ी ले रहे हैं। जब आपने बॉल छोड़ी, बॉल जमीन से टकराने से पहले क्या वेलोसिटी थी, ये जीरो थोड़ी थी। और जस्ट टकराने के बाद क्या वेलोसिटी है, ये भी जीरो नहीं है, जीरो तो यहाँ पे आके हुई है। ओके सर, मतलब दो केस बना के करने पड़ेंगे। हाँ वो दो केस, मैंने यही तो बोला था, ये 1 लेना और वो 2 लेना। 1000 माइनस 100√30 आ रहा था। अभी बेटा पता नहीं, लेट बट इट बी, मतलब अभी तो मैं जो टॉपिक था वो डिस्कस कर रहा था। बेटा आपको ये वाला कोई टॉपिक समझ में आया था, ये वाला क्वेश्चन या नहीं आया था बेटा? जिसको कुछ समझ नहीं आया था अभी। आपका नाम क्या बेटा? मोक्षिका। हाँ मोक्षिका, ये वाली चीज समझ में आई थी, ये वाला क्वेश्चन में समझ में नहीं आया आपको ये वाला? और मैं तो और कंफ्यूज हो गई, जो समझ आया वो भी भूल गई, मुझे नहीं आ रहा। बेटा फिर कोई बात नहीं, एक बार आप क्या काम करना, दोबारा एक बार ये लेक्चर जरूर देख लेना। नहीं समझ में आएगा तो एक बार मैं रीशेड्यूल कर दूंगा लेक्चर आपके लिए, आप एक बार मतलब वैसे कर लेंगे, ठीक है? सर मेरे अभी एग्जाम चल रहे थे इसलिए मैं आपको डाउट नहीं भेज पाई थी, मैं आजकल मैं आपको पॉजिटिवली डाउट भेज दूंगी। कोई बात नहीं, ठीक है बेटा, देख लेंगे। ओके, बाकी सबको क्या क्लियर है? बाकी सब क्लियर है? हमने न्यूटन इनटू सेकंड को सर इम्पल्स लिखा था सर, इसके बारे में थोड़ा सा और बता दीजिए। बेटा इसके बारे में ओके, ध्यान से सुनिएगा सभी।
अब एक जनरली हम क्या करते हैं, इस इम्पल्स के बारे में थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं। इसमें ज्यादा कुछ होता नहीं है, बस यही ध्यान रखना कि F इंटू टी जो होता है वो इम्पल्स होता है ना। अब होता क्या है, जनरली जब भी आप किसी चीज कहीं भी आप फोर्स लगाते हैं तो आप रेगुलरली ज्यादा फोर्स नहीं लगा पाते, आप बहुत कम टाइम के लिए ही फोर्स लगा पाते हैं, बहुत ज्यादा फोर्स। जैसे Yes, आप sir. कहें कि अगर कोई आप कील ठोकते हैं दीवार के अंदर, ठीक है, तो आप जो हथौड़ा होता है उसे धीरे धीरे एक एक करके मारते हैं, तो वो कॉन्टिन्यूस फोर्स नहीं होता। आप एक बार एक साथ मारते हैं, वो अंदर जाता है, फिर आप दोबारा मारते हैं, फिर आप तीसरी बार मारते हैं। क्या सबको ये वाली चीज क्लियर है? Yes, sir. तो होता क्या है कि वो जो कील जो होती है, ये जो कील का हेड है और ये टेल होता है, तो जब आप इस पे हथौड़े से स्ट्राइक करते हैं तो इसको भी एक तरीके से इंपल्स कहा गया। क्यों? क्योंकि जिस टाइम स्ट्राइक हुई वो जो टाइम था वो बहुत थोड़ा था, वो 0.01 सेकेंड ही होगा जिसमें वो स्ट्राइक हुआ, लेकिन बहुत ज्यादा फोर्स को हमने ट्रांसफर किया इस कील के ऊपर। जब भी कोई ऐसी फोर्स होती है इसको हम कहते हैं इंपल्स। आसान भाषा में तो आप जो शॉर्ट टाइम में लगे, बहुत शॉर्ट टाइम में लगे, अगर बॉल को हिट कर रहा है, हाँ, तो वो भी बहुत शॉर्ट टाइम में है। तो हम जनरली जो इसका ग्राफ बनता है, जो जनरली इंपल्स का ग्राफ बनता है, ये एक्चुअली थोड़ी हायर क्लासेस के लिए, आप लोगों के लिए इतना वैलिड नहीं है, जस्ट एक आइडिया रहे इंपल्स के लिए। अगर एक्चुअल में हम ग्राफ देखते हैं इंपल्स का, जो एक्चुअल में ग्राफ होता है वो तो होता है ये कि एक टाइम के अंदर एक बता दीजिए। क्या बेटा? जैसे मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, वैसे ही इंपल्स होता है आई F इंटू टी, दैट्स इट। F इंटू टी कह सकते हैं या फिर चेंज इन मोमेंटम कह सकते हैं, दोनों एक ही बात है। सर वैसे सर इसकी सर डेफिनेशन क्या होगी? बेटा यही होगी, इम्पल्स इज एक्चुअल में तो होगी व्हेन अ वेरी लार्ज फोर्स एक्ट्स फॉर अ वेरी स्मॉल टाइम, इट इज नोन एज इम्पल्स। आपके लैंग्वेज में अगर मैं कहूँ बिल्कुल आसान भाषा में, एक सेकेंड, आसान भाषा में अगर मैं कहूँ तो इम्पल्स आप सिंपली कह सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम। प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम इज इम्पल्स, और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कैन ऑल्सो बी टर्म्ड एज इम्पल्स। आप तो बस इस इक्वेशन को याद कर लो, बहुत है आपके लिए। बाकी मैं कह रहा था कि ये जो आप ग्राफ होता है ये एक आइडियल केस के लिए होता है, आइडियल केस के लिए ये आइडियल केस है आपका। नहीं तो अगर एक्चुअल केस में जाएं हम, तो एक्चुअल केस कुछ होता है रेक्टेंगल टाइप, मतलब यही लाइन होगी लेकिन ये थोड़ी सी चौड़ी होती है कुछ इस तरीके से, क्योंकि हमेशा ऐसा नहीं होता कि भाई जो टाइम होता है वो कुछ ना कुछ होता है, 0.01 सेकेंड हो, 0.1 सेकेंड हो, 1 सेकेंड हो, दैट्स अ डिफरेंट मैटर, लेकिन कुछ ना कुछ टाइम होता है। और इसका ये वाला एरिया जो होता है वो F इंटू टी देता है, हम ये वाला जो एरिया होता है ये F इंटू टी देता है, और इसी को हम चेंज इन मोमेंटम कहते हैं, इसी फोर्स की वजह से। लाइन बनाई थी सर। क्या बेटा? सर इसका मतलब जब अभी आपने सर जब स्ट्रेट लाइन बनाई थी तो सर उसका मतलब क्या था कि सर वो मतलब एक्चुअली अगर हाँ, मतलब एक टाइम, मतलब एक पर्टिकुलर कोई सेकंड था उसी के अंदर वो लगी, उसमें मतलब वो जो टाइम इंटरवल है वो बिल्कुल एक पॉइंट के ऊपर है, लेकिन कभी भी ऐसा होता नहीं है, तो इसलिए मैंने उसको लिखा आइडियल। लेकिन जो जनरल ये होता है जनरल केस, जो मैंने अभी रेड कलर से बनाया है, दिस इज अ जनरल केस। लेकिन वो आपको जान, मतलब वो आपकी नॉलेज से ऊपर वाली चीज है, वो मैंने बना दी है। आप बस इसको इस तरह से समझो कि फोर्स, मैं बता रहा हूँ ध्यान से सुनिए, आप उस चीज को भूल, हाँ बेटा वो आइडियल केस है। लेकिन इम्पल्स की एसआई यूनिट क्या होगी? न्यूटन, बेटा न्यूटन सेकेंड ही होगी ना। जब इम्पल्स क्या होता है F इंटू टी होता है, yes, sir. तो या तो न्यूटन सेकेंड होगी या फिर हम क्या कहेंगे किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। क्या सभी को यहाँ तक समझ में आया है या नहीं? यस सर, समझ आया। सर एक बार साइड की स्क्रीन शो कर दो। यस सर एक बार साइड की स्क्रीन, एक सेकंड रुके सर। वो F इंटू टी पी एफ माइनस P1 सर, वो वाला, ये वाला। यस सर। थोड़ा ज्यादा ही सर, थोड़ा ऊपर कर दो, थोड़ा ऊपर। पहले एक बार यहाँ तक लिखने दो बच्चों को। आई थिंक आज की क्लास खत्म करते हैं, काफी ज्यादा हो गया है आज की क्लास में। स्क्रीनशॉट ले। हाँ बेटा स्क्रीनशॉट ले। बेटा आपकी आवाज जा रही है, क्या कह रहे हैं? खत्म करने से पहले मुझे डाउट था सर। हाँ बेटा बोले। सर मेरी आवाज आ रही है? हाँ बेटा अभी आ रही है। डाउट था, चैप्टर 8 में मुझे असाइनमेंट मिला तो उसमें कुछ
कुछ क्वेश्चन नहीं सर आ रहे मुझे आप ये कह रहे? क्वेश्चन में डाउट था, मैं आपसे पूछ सकता हूँ क्लास? हाँ बेटा बोले बोले। सर क्लास ओवर होने से पहले पूछ सकती हूँ? हाँ बेटा पूछ लो, अभी क्लास ओवर ही होने वाली है, आप पूछ लो। सर मैं ये सर कह आप रहा ऊपर था से कि बताओ। सर जैसे क्वेश्चन में हमें यू दिया हुआ है सर, और सर हमें ए दिया हुआ है, और सर हमें टी भी दिया हुआ है, और ठीक फिर है। हमें बोला है कि फर्स्ट फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड देन फाइंड द स्पीड एक्वायर्ड। तो सर स्पीड एक्वायर्ड में मैं ये पूछ रहा था कि इसको v इज इक्वल्स टू यू प्लस टी होगा ना, या फिर एक मिनट रुको, डिस्टेंस बाय आप टाइम होगा? एक मिनट, आपको क्या क्या दे रखा है? आपको इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, आपको टाइम दे रखा है, और यस आपको सर, एक्सेलरेशन भी दे रखा है। यस सर। अब सर ठीक है। स्पीड एक्वायर्ड बोला है, सर स्पीड हाँ एक्वायर्ड अगर बोला है तो स्पीड एक्वायर्ड में हम लोग v इज इक्वल्स टू यू प्लस टी लगाएंगे ना, या हाँ फिर बेटा वही डिस्टेंस बाय लगाएंगे। टाइम लगाएंगे? नहीं 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 नहीं, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, एवरेज वेलोसिटी थोड़ी बोला है, डिस्टेंस अपॉन टाइम लगता है जहाँ एवरेज वेलोसिटी बोला। लेकिन सर वहां डिस्टेंस निकालने के लिए भी बोला है। नहीं वो अलग चीज होगी ना, वो अलग बोल रहा होगा, वो एवरेज वेलोसिटी बोला सर होगा फिर उसने। एक्चुअली सर असाइनमेंट के आंसर्स में ना बच्चे ने जिसने किया था उसने डिस्टेंस बाय टाइम दिया था, और मैंने v इज इक्वल्स टू यू प्लस एटी, तो मैडम कह रही थी कि वो डिस्टेंस बाय टाइम ही होगा क्योंकि स्पीड एक्वायर्ड बोला है, फाइनल वेलोसिटी नहीं नहीं बोली। नहीं बेटा, स्पीड एक्वायर्ड आप जो कह रहे हो वही होता है, v जो होता है वो स्पीड एक्वायर्ड ही होता है। मैडम शायद इसमें कहीं गड़बड़ कर गई है। एवरेज स्पीड, यस सर, ठीक है वही ना, मैं भी कह रहा था सर। क्योंकि स्पीड सर नेट एक्वायर्ड का मतलब मैंने क्या वही होता है? check किया था। नहीं नहीं, वो यही होता है, क्योंकि स्पीड एक्वायर्ड भी होती है कि जो बॉडी की, जो ऑब्जेक्ट की स्पीड हो गई है। एवरेज स्पीड होती है जो डिस्टेंस अपॉन टाइम बताता है, वो स्पीड होती है जो पूरे थ्रू आउट रही है, वो कभी उसने एक्वायर, मतलब उससे ज्यादा ही एक्वायर करी होगी। जैसे हमने एवरेज स्पीड निकाली थी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो पहले 30 से चलता है और उसके बाद 60 से चलता है, तो उसकी एवरेज 48 होती है। तो इसका मतलब है कि वो पूरे टाइम 48 पे चला होगा, मतलब, लेकिन ऐसा होता थोड़ी है, 48 पे थोड़ी चलता है, वो तो 30 पे चला और वो 60 पे चला। 48 तो हमने एवरेज निकाल ली, तो 48 एक्वायर्ड नहीं हुई। एक्सेलरेशन है ना इसीलिए। हाँ हाँ क्या कह रहे बेटा? सर एक्सेलरेशन है तो उसके हिसाब से हमें कैलकुलेट करना होगा हाँ ना, क्योंकि बिल्कुल सही है, एक्सेलरेशन। तू बिल्कुल सही कर रहा है, तू परेशान मत हो, तूने बिल्कुल सही किया है। ओके सर। ओके। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा बोले। सर आप एक बार एकेडमिक्स डिपार्टमेंट सर को रिक्वेस्ट कर दीजिए कि वो इस चैप्टर का मॉड्यूल अपलोड कर देंगे इकाइट्स ऐप पे। अच्छा वो अभी हुआ नहीं है, मैं ठीक है बेटा, मैं बोल देता हूँ, मैं फोन करके एक बार। यस सर। सर ऊपर स्क्रॉल कर दो थोड़ा। हाँ बेटा मैं कर देता हूँ, एक सेकंड रुके। ये ठीक है, और करो। डन। ओके, और कुछ ऊपर? और तो है ही नहीं, तो आज ही क्लास ओवर करें बेटा। यस सर, गुड इवनिंग सर। चलो गुड इवनिंग एवरीवन, गुड Thank you, इवनिंग। sir. ओके मोक्षिका बेटा, कुछ और एक बार ना दोबारा एक लेक्चर ले लेना, थोड़ा एक बार अपना बुक से एनसीईआरटी। मोक्षिका है अभी? हाँ बेटा, मैं क्या कह रहा था, पहले एक बार एनसीईआरटी पढ़ना, उसके बाद एक बार ये लेक्चर दोबारा देख लेना, ठीक है? लास्ट वाला पार्ट दोबारा देख लेना जहां से आपको समझ आना बंद हो गया, फोर्स इज इक्वल टू एम इनटू ए से। और नहीं समझ में आएगा तो वी कैन शेड्यूल दिस क्लास, डोंट वरी, मतलब उसमें तुम टेंशन मत लेना, ठीक है ना? सर थर्ड लॉ अभी नहीं हुआ ना? अभी नहीं हुआ बेटा, अभी नहीं कराया मैंने थर्ड लॉ, अभी नहीं कराया मैंने थर्ड लॉ। क्या सभी को यहाँ तक क्लियर?